हेलो, गुड आफ्टरनून। कोई डाउट अगर है तो पूछ ले। कोई डाउट? बढ़े आगे? है कोई डाउट? पढ़े हैं? चलिए शुरू करते हैं आगे। कल की क्लास का जो लास्ट पक्ष था उसमें नदी जल विवाद के बारे में या उसके संदर्भ में चर्चा हुई थी। उसका एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया था कि विवाद क्या है ना, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में कल की क्लास में आपके साथ चर्चा किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब नदी जल विवाद वाला टॉपिक हमारा हो गया। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था, नदी जल विवाद तक का टॉपिक हमारा हो गया था। अब इसी में एक और जो पॉइंट है जो भारत और चीन के बीच में विवाद का एक कारण है या एक इशू जहां पर दोनों के मत एक नहीं है, वो है आतंकवाद का विषय। और अभी करंट अफेयर्स की क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में, मतलब करंट मतलब अभी हाल ही की घटना है, हार्डली एक आधा हफ्ता हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन रिजोल्यूशन रखा या यूएन में अपनी बात रखी कि 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स को कि जो उसके प्लानर्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पे अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस लगना चाहिए। और चीन ने टेक्निकल ग्राउंड पे वीटो का इस्तेमाल किया। अब इस टेक्निकल ग्राउंड शब्द का मतलब समझ लीजिए, और बाकी तो बस इतना ही लिखना होगा कि चाइना बार बार ब्लॉक करता है यूएन में सैंक्शंस। अगर आतंकवादी संगठनों या पाक प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से जो आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तान समर्थन करता है, जब भी उस पर यूएन सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है? टेक्निकल ग्राउंड का मतलब यह होता है, चीन कह रहा है कि जो एविडेंस, जो साक्ष्य दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है का मतलब है कि सफिशिएंट का पैमाना कैसे तय होगा, है ना? तो वैसे में चीन कई बार कहता है कि जो साक्ष्य दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और सफिशिएंट नहीं है तो हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में हमको कुछ और साक्ष्यों की जरूरत है, उसके बेसिस पे ही हम सैंक्शंस इंपोज करेंगे। तो ऐसे में अगर बाकी के देश सहमत है कि नहीं साक्ष्य काफी हैं और उस देश पे या उन आतंकवादी संगठनों पे एक्शन लिया जाना चाहिए, तो चाइना कहता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं। और ऐसे में वीटो पावर का इस्तेमाल कर करके कहता है कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आतंकवाद के विरुद्ध लगाम लगाई जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति पे लगा दिया जाए जो आतंकवाद को पल्वित पुष्पित नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होगा। और यहां पर कहता है कि टेक्निकल ग्राउंड आतंकवादी संगठनों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने देता है इस ग्राउंड पे। क्लियर है? तो ऐसी स्थितियां बार बार यूएनएससी में आती हैं, और खास करके राज्य प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान के क्षेत्र से जो भी आतंकवाद का इमरजेंस हो रहा है, चीन लगातार कहीं ना कहीं सैंक्शंस का इस्तेमाल, मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सैंक्शन से बचा लेता है। ये एक भारत चीन संबंधों में दूरियों को बताता है कि चीन भारत के हितों के इतर कार्य कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। ठीक है? अब एक जो और पॉइंट है जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी दूरियां लाता है, वो है कि चाइना क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब है आलोचना करता है भारत की नीतियों का। किस दो देशों के संदर्भ में? भूटान और नेपाल। क्लियर है? तो भूटान और नेपाल हो जाएगा तो और समझ बढ़ जाएगी कि भारत को की नीति भूटान को लेकर के क्या है और नेपाल को लेकर के क्या है। तो दोनों देश करेंगे ना हम दक्षिण एशिया में, तो उसकी और समझ बनेगी। लेकिन चूंकि चाइना हम पहले कर रहे हैं और दोनों देशों में संबंधों के या विवादों के बीच में, दो देशों के बीच में जो सहयोग है भूटान और नेपाल का भारत के साथ, उसको लेकर के चाइना क्रिटिकल है ना? चाइना हमारी आलोचना करता है। अब क्या करता है, थोड़ा सा एक समझ हो जाएगी तो भूटान और नेपाल में भी मजा आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि भूटान के साथ हमारी 1950 की संधि है, शांति और मित्रता की संधि। ऐसा ही संधि हमारा नेपाल के साथ भी है, ऐसा ही संधि हमारे साथ नेपाल के साथ भी। तो दोनों देशों के साथ हमारा संधि। ठीक है? अब इस संधि को समझिएगा। उन्नीस 1950 की जो संधि हमारी नेपाल के साथ है, नेपाल कहता है कि हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं, है ना? हम उसमें बदलाव चाहते हैं, आगे चर्चा होगा। तो हम कहते हैं कि आप स्वतंत्र देश है, आप जैसा बदलाव चाहते हैं वैसा बदलाव करिए। आप इस संधि को नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, कोई जबरदस्ती तो नहीं है।
है ना। आप पूर्ण रूप से मतलब एक स्वतंत्र देश है, आप पे निर्भर है कि आप संधि में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। बदलाव चाहते हैं तो भारत उस पर चर्चा करेगा। 1950 की जो नेपाल की संधि है उसके माध्यम से नेपाल की जो डिफेंस की नीति है कि नेपाल अगर दुनिया के किसी देश के साथ हथियार खरीदेगा तो भारत के परमिशन से खरीदेगा। क्लियर है। पोरस बॉर्डर है ना नेपाल और भारत का। तो ऐसी स्थिति में जो 1950 की एक संधि है उसके माध्यम से नेपाल अगर दुनिया के किसी भी देश के साथ डिफेंस का सामान खरीदेगा तो भारत के सहयोग से, मतलब भारत से पूछ करके नहीं, भारत के सहयोग से खरीदेगा। क्लियर है, ये स्थिति है। लेकिन केवल यही प्रावधान इसमें नहीं है, इस संधि में बहुत सारे प्रावधान किए गए। उसमें से एक प्रावधान ये भी है कि नेपाल का कोई भी सिटीजन भारत में कार्य करना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार के वर्क परमिट की जरूरत नहीं। बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल के सिटीजन्स भारत आकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस को छोड़ करके बाकी सारे सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेपाल के सिटीजन को लगभग हम लोगों ने बराबर का अधिकार दिया हुआ है। अब नेपाल के देखेंगे कि बहुत सारे लोग नेपाल के भारत में रहते हैं, है ना, भारत में कार्य करते हैं, भारत में ही उनका सेकंड होम हो जाता है। ये सारे अधिकार हमने दिए हैं उनको। तो एक तरीके से नेपाल को भारत से बेनिफिट है ना। अब चूंकि डिफेंस की नीति भारत से पूछ करके बनेगी, भारत के सहयोग से बनेगी, तो क्या नेपाल अपना हथियार चीन से खरीद पाएगा? तो चीन क्या कहेगा, नेपाल भारत का पिछलग्गू है, कहेगा कि नहीं कहेगा, है ना। तो क्रिटिकल होगा भारत की नीतियों को लेकर के कि नेपाल में जो भारत की नीति है या नेपाल के साथ जो भारत की नीति है उसको लेकर के आलोचना करेगा कि भारत कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को नेपाल पे थोपता है। अब ये बताइए, संधि हमने नेपाल से की तो नेपाल पे थोपी है, नेपाल ने हमसे की है। हम नेपाल को कहते हैं कि जब इसको बदलना चाहें बदल सकते हैं, है ना। तो नेपाल कहेगा कि मैं केवल एक प्रावधान बदलना चाहूंगा डिफेंस का, तो भारत क्या कहेगा, एक प्रावधान नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो सारा प्रावधान बदलेंगे। तो नेपाल को भारत के इस संधि से ज्यादा बेनिफिट है या उसकी कमी है? जिस दिन अगर हमने संविधान में प्रावधान कर दिया कि नेपाल के सिटीजन भारत में कार्य नहीं कर सकते, तो नेपाल के लोग ही उस सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्योंकि नेपाल के लोगों के लिए कार्य या उनके लिए इनकम का मूल स्रोत भारत है। ऐसे में अगर भारत के हित असुरक्षित हो जाएंगे या वहां के सिटीजन्स को भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ प्रावधान ऐड हो गए, तो कहीं ना कहीं नेपाल की उस पॉलिटिकल पार्टी का तो वो लास्ट डे होगा, मतलब उसका तो थैंक यू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ निर्णय लेंगे या 1950 की संधि में ऐसा कुछ परिवर्तन जिससे भारत ऐसा कुछ परिवर्तन कर दे? तो नेपाल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते हैं कि हम संशोधन चाहते हैं 1950 में। तो भारत कहता है कि बिल्कुल संशोधन करिए, लेकिन केवल एक मुद्दे पे नहीं, संपूर्ण 1950 के शांति और मित्रता के समझौते पे हम चर्चा करें, केवल एक ही प्रावधान पे नहीं करेंगे। और नेपाल हर इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस करता है कि भारत के साथ 1950 के शांति और मित्रता के संधि का हम रिव्यू कराएंगे, उसमें हम परिवर्तन करेंगे, उससे हम बाहर आ जाएंगे। और भारत कहता है कि आ जाइए, हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं है, नेपाल को ज्यादा बेनिफिट है। और चूंकि चीन का प्रभाव नहीं बढ़ पा रहा है इसी संधि के कारण, तो चीन क्या करेगा, इस संधि को लेकर के क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। 2015 से नेपाल में चुनी हुई सरकार सत्ता में है और अभी 8 साल हो गए हैं। अगर ये संधि इतनी खराब है तो नेपाल तो संप्रभु देश है ना, स्वतंत्र है। जब वो कह सकता है कि काला पानी हमारा है तो इस संधि को भी बदल दे, किसी ने रोका तो नहीं है। तो इस बात को लेकर के भारत और चीन के संबंधों में कई बार दूरियां होती हैं। तो चीन क्रिटिकल होता है नेपाल की नीतियों को लेकर के। तो भारत को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि भारत किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला देश है। तब भारत को भी स्टेटमेंट देना पड़ता है कि नेपाल एक संप्रभु देश है, उसने अपनी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ संधि की है और वो पूर्णतः स्वतंत्र है इस नीति या इस संधि से बाहर आने या इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए। क्लियर है। तो कई बार दोनों देशों के बीच में ऐसा, मतलब कुल मिलाकर के चीन जो है वो नेपाल को या नेपाल में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि भारत की नीतियां नेपाल के हितों के विरुद्ध है, ताकि दोनों देशों के बीच में दरार पड़े। तो समय समय में विवाद उत्पन्न होता है। सेम सिचुएशन भूटान का है। भूटान की शांति और मित्रता की संधि, चूंकि भूटान इस संधि से बाहर आ चुका है 2007 में, है ना,
तो 1950 में हमारा भूटान के साथ भी ऐसा ही संधि हुआ शांति और मित्रता का। उसके माध्यम से हम उसके डिफेंस और विदेश नीति को देखेंगे, मतलब हम तय करेंगे। तो आज भी भूटान 2007 की संधि के माध्यम से इस शांति और मित्रता की संधि के बाहर आ गया है, लेकिन आज भी डिफेंस और विदेश नीति तय करते समय वो भारत के हितों की रक्षा करता है या भारत की विदेश नीति के अनुसार अपने आप को अलाइन करता है। और इससे चीन का प्रभाव भूटान पे नहीं बढ़ पा रहा है। तो चाइना क्या चाहेगा? भूटान पे अपने प्रभाव को स्थापित करे। इसके लिए पहले भूटान से भारत को दूर करना पड़ेगा, और दूर करना पड़ेगा तो अगर आप सहयोग करके नहीं दूर पर कर पाएंगे तो जो सहयोग है उसको गलत नजरिए से पेश करें कि भारत तो जबरदस्ती करता है, आप अपना स्वतंत्र विदेश नीति भी नहीं बना सकते, आप स्वतंत्र अपनी डिफेंस की नीति भी नहीं बना सकते। इस तरह से वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, और ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच में इन पक्षों को लेकर के भी वही एक दूसरे पे कमेंट की स्थिति, या दोनों देशों के डिप्लोमेट्स एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, है ना, मतलब वो तू तू मैं वाली स्थिति होती है। तो कुल मिला करके कई बार ये विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ गए भूटान और नेपाल? और बाकी भूटान और नेपाल के संदर्भ में जब चर्चा होगी तो विस्तार से इन संधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इसको लेकर के भी चीन कहीं ना कहीं भारत को क्रिटिकल है। वो कहता है कि भारत सैन्य संगठन का हिस्सा बन रहा है और ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग चीन के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें भारत एक सहयोगी भूमिका निभा रहा है। तो भारत कहता है कि आपके लिए नहीं बनाया गया है, इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं ना, इंडो प्रशांत या हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, उन चुनौतियों को साधने के लिए बनाया गया है। अगर आप चुनौती हैं तो आपके विरुद्ध बनाया गया है, लेकिन अगर आप चुनौती नहीं है तो आपके विरुद्ध नहीं बनाया गया। तो भारत कहता है कि इंडो पैसिफिक में बहुत सारी चुनौतियां हैं, है ना। बहुत सारी चुनौतियों का मतलब है मानव तस्करी की समस्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या है ना। थोड़ा थोड़ा हमको समुद्री डाकियों, पायरेसी की समस्या भी बीच में नजर आई, आतंकवाद की समस्या है ना, नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने की समस्या है, ऐसी समस्याएं। अब इन समस्याओं का हिस्सा अगर आप हैं तो आप भी समस्या है, लेकिन अगर इस समस्या का हिस्सा नहीं है तो आप समस्या नहीं है। तो भारत कहता है कि ये समस्याओं के लिए बनाया गया है, चुनौतियों को साधने के लिए बनाया है, न किसी देश के विरुद्ध बनाया गया है। इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को साधने के लिए बनाया गया। अब इस क्वाड के बारे में विस्तार से चर्चा क्वाड वाली क्लास में करेंगे, मतलब 2-2.5 घंटे इस पे चर्चा होगी, और लगभग 2 से 2.5 घंटा भूटान, 2 से 2.5 घंटा नेपाल, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में व्याख्यान या आगे लिखे नहीं है, क्योंकि इन एनी केस भूटान, नेपाल और क्वाड के बारे में तो विस्तार से चर्चा होगा। तो जब आप वो सब पढ़ लेंगे और दोबारा जब रिवीजन करेंगे चाइना वाला, तो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे कि क्वाड का विवाद क्या है या भूटान और नेपाल का विवाद क्या है। क्लियर? अब एक टॉपिक है ट्रेड इम्बैलेंस, है ना, व्यापार घाटा। ये एक बड़ा विषय है भारत और चीन के संदर्भ में। अभी थोड़ी देर में व्यापार घाटे के बारे में आपसे चर्चा करते हैं विस्तार से, मतलब इस पे एक बड़ा टॉपिक बनता है। इससे पहले थोड़ा सा OBOR को समझ लें, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके पहले घटक देख लेते हैं। देखिए, ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, OBOR, अगर हम इसको कहें तो इसके 2 हिस्से हैं, एक तो जमीनी रास्ता है और एक समुद्री रास्ता है। क्लियर है? 2 रास्ते हैं, मतलब अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, ये डायग्राम देख लीजिए। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, है ना, चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में चीन का निवेश अपेक्षाकृत बढ़े, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। और इसके 2 हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को आपस में कैसे जोड़ेंगे, एक जमीनी रास्ते से जोड़ेंगे और दूसरा एक समुद्री रास्ते से जोड़ेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि रोड, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना और दूसरा समुद्री रास्ते पे पतन के विकास पे फोकस करना। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014। क्लियर है? अब थोड़ा सा भू राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक ये स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा, आगे पश्चिमी एशिया की क्लास में और हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी ना कभी चर्चा किए होंगे, संभवतः हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिए, ये पश्चिमी एशिया है, वेस्ट एशिया, है ना, ये अफ्रीका है, ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया है ना, यमन है, ओमान है, UAE है, ऐसे करके बहरीन है, कतर है, ये सारे देश है। इराक है, ये ईरान है ना, ये सारे देश, ये पश्चिमी एशिया के देश है। इस पश्चिमी एशिया के देश में से जो सऊदी अरेबिया है,
ये अमेरिका का मित्र रहा है, यूएसए का, है ना। शीत युद्ध के पूरे काल में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया किसका मित्र रहा है? यूएस का। अब ये समझते हैं कि क्यों मित्र रहा है, तो उसका कारण ये है कि अमेरिका विश्व का महाशक्ति है, आर्थिक रूप से भी और डिफेंस के मामलों में भी, है ना। यानी कि सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ऊर्जा का कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा आप करेंगे। अगर आर्थिक रूप से सबसे बड़ा देश है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, सबसे बड़ा जीडीपी का साइज है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का खपत भी आप ही करने वाले देश होंगे। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी, और ऊर्जा 1950-60 के दशक में अमेरिका में एक्सप्लोरेशन नहीं हुए थे, तो पता नहीं चला था कि उसके पास गैस के भंडार है या शेल गैस उसके पास अपेक्षाकृत ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका मुख्यतः ऊर्जा के लिए जिस क्षेत्र पर निर्भर था वो था पश्चिमी एशिया, और उसमें भी सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्लियर है। तो अमेरिका लगातार यहां पर मित्रता रखता है। ये जो आप ईरान देख रहे हैं ना, ये ईरान 1979 तक अमेरिका का मित्र था। 1979 तक प्रो अमेरिकन नीतियों पे चलता था, क्योंकि अमेरिका का निवेश था, है ना। ईरान मित्र था, सऊदी अरेबिया मित्र था, इराक मित्र था, ये सब कभी अमेरिका के मित्र हुआ करते थे। अब बाकी पश्चिमी एशिया की क्लास में चर्चा करेंगे क्यों मित्रता अमेरिका की जरूरी थी, या अमेरिका क्यों इनको अपना मित्र बना के रखता था। क्योंकि अमेरिका को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते थे, एनर्जी सिक्योरिटी। विश्व में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो चाहिए, कहीं से तो मंगाना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया सबसे बड़ा स्रोत था यूएस के लिए, तो ये अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा था। अमेरिका एट एनी कॉस्ट इस क्षेत्र में किसी अन्य देश के प्रभाव को स्थापित नहीं होने देता। क्लियर है यहां तक? तो अमेरिका की नीति पश्चिमी एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने की नीति है। किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है? किसी का है या नहीं है? मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक, नहीं है तो इसकी चर्चा नहीं करते, है ना। है, देखिए ज्योग्राफी में एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, राजनीतिक भूगोल में, मैकिंडर की थ्योरी और महान की थ्योरी। मतलब मैकिंडर और महान की थ्योरी शायद जिनका होगा वो आगे चल के पढ़ेंगे, हम समझ लेते हैं कि क्या पॉइंट। मैकिंडर और महान की थ्योरी जो है, मैकिंडर एक थिंकर है और महान एक थिंकर है ना। महान से महान नहीं हो गया, महान उनका मतलब उनका टाइटल है महान, तो महान एक थिंकर है। दो थिंकर हैं, दोनों भू राजनीति के बारे में बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में। मैकिंडर कहते हैं कि कौन सा देश विश्व की महाशक्ति बन सकता है, और महान जस्ट मैकिंडर का अपोजिट व्यू कहते हैं कि कौन सा देश दुनिया का महाशक्ति बन सकता है। मतलब महाशक्ति बनने के लिए विश्व के किस हिस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, हार्टलैंड का थ्योरी, मैकिंडर की थ्योरी हार्टलैंड की थ्योरी है। तो मैकिंडर जो कहते हैं वो कहते हैं कि जिसने भी ये मैप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा भूमि का हिस्सा है। जिस किसी देश ने इस भूमि को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया की महाशक्ति होगा, ऐसा मैकिंडर कहते हैं। महान कहते हैं कि इस बीच में कुछ नहीं रखा है, जो भी तटीय इलाकों को कंट्रोल कर लेगा ना, तटों को, वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगा। अमेरिका महान की थ्योरी पे चलता है कि आपको तटीय इलाकों के क्षेत्रों को कंट्रोल करना है, इंडो पैसिफिक की नीति, पश्चिमी एशिया को कंट्रोल करना, साउथ अमेरिका के जितने भी तटीय राज्य हैं, वेनेजुएला है, गुयाना है ना, पनामा है, इन सब देशों को कंट्रोल करना। मतलब मूलतः माना जाता है कि अमेरिका महान की थ्योरी पे चलता है। और रशिया चूंकि बीच में अवस्थित है, तो बीच में सबसे पहले तो उसको स्वयं बचाना पड़ेगा और आसपास अपने प्रभाव को स्थापित करना पड़ेगा। तो रशिया हमेशा लगा रहता है कि उसके आसपास के क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे, है ना। हार्टलैंड की थ्योरी, अपने आसपास के हिस्से को कंट्रोल करूंगा तभी मजबूत होऊंगा, और मजबूत होऊंगा तो विश्व पे शासन करूंगा। इसलिए एट एनी कॉस्ट अपने आसपास के देशों पे, जो उसके भी पूर्वी यूरोप के देश हैं, उस पे नाटो का एक्सपेंशन या यूरोप के प्रभाव से उसको मुक्त रखना चाहता है। तो रशिया मैकिंडर की थ्योरी को ज्यादा वरीयता देता है, और अमेरिका जो है महान की थ्योरी को, मतलब तटीय क्षेत्रों पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो रशिया कहता है, या मैकिंडर कहते हैं कि जो भी इस हार्टलैंड को, भूमि के सबसे बड़े हिस्से को कंट्रोल करेगा वो महाशक्ति होगा। तो रशिया इसको बचा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो भी तटीय इलाकों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संसाधन यहीं पर अवस्थित होते हैं,
तो जो भी इन क्षेत्रों को कंट्रोल करेगा वही दुनिया की महाशक्ति होगी। ठीक है, अमेरिका इस नीति पे चलता रहा। आगे चल करके 2005 में 2005 में अमेरिका में अन्वेषण हुए तो पता चला कि अमेरिका के पास विशाल भंडार हैं शेल गैस के। लोकेशन दिखाए थे आपको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब अभी नहीं दिखाए थे, ज्योग्राफी की क्लास में दिखाए थे। ठीक है, देखिएगा जाकर के। पेट्रोलियम के वितरण के संदर्भ में मैंने मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो घाटी है, जो खाड़ी है गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके आसपास अपेक्षाकृत शेल गैस के विशाल भंडार है। क्लियर है। तो 2005 के बाद जब अन्वेषण हुआ तो पता चला कि अमेरिका के पास इतनी ऊर्जा है या इतना भंडार है कि उसको न तो सऊदी अरेबिया, न इराक, ईरान, किसी की भी जरूरत है। ऐसे में जब जरूरत ज्यादा नहीं है तो पश्चिमी एशिया में प्रभाव क्यों स्थापित करना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे क्यों खर्च करें हम वहां पर, जब ऑलरेडी अमेरिका के पास ऊर्जा सुरक्षा है। तो 2005 के बाद जो अमेरिका की नीति रही वो ये कि पश्चिमी एशिया के विवादों से दूर रहते हैं, पश्चिमी एशिया के विवादों से धीरे धीरे करके अपने पैर को खींचते हैं। क्लियर है। अब सवाल ये था कि अगर दुनिया का ये हिस्सा जो तटीय इलाका है, अगर ये आज अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर अमेरिका के लिए विश्व का कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। तो अमेरिका को लगा कि ये हिस्सा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है जापान, आसियान और ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ये हिस्सा यूएस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बाजार यही है। ऊर्जा की जरूरत मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अमेरिका धीरे धीरे अपनी विदेश नीति को पश्चिमी एशिया पे ज्यादा फोकस करने की जगह इंडो पैसिफिक पे फोकस कर रहा है, इंडो प्रशांत का क्षेत्र। ऐसे ही विदेश नीति शिफ्ट नहीं होती है, जरूरतें बदलते हैं। ध्यान है, आपको बोले थे समय के अनुसार टेम्पोरल और स्थानिक रूप से विदेश नीति बदल सकती है। तो टाइम का मतलब है कि 2005 से पहले ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया जरूरी था। आज अमेरिका के पास सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल और गैस में, तो ऐसे में उसकी निर्भरता पश्चिम एशिया पे ज्यादा नहीं। तो उसकी निर्भरता कहां होगी, नए और उभरते हुए बाजार। और ये कौन सा हिस्सा है, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र। तो अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण एक क्षेत्र हो जाता है, पश्चिमी एशिया ज्यादा नहीं। तो 2012 में अमेरिका ने 2012 में पहली बार इंडो पैसिफिक की नीति बनाई, इंडो पैसिफिक पॉलिसी, और बहुत ही विस्तारित रूप से इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अमेरिका को अपना प्रभाव स्थापित करना है, इसको लेकर के रणनीति आई। क्यों? चाइना ने इस पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया है। जापान मित्र जरूर अमेरिका का है लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जापान का चाइना है। साउथ कोरिया जापान और यूएस का मित्र है लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर साउथ कोरिया का चाइना है। सेम स्थिति यहां पर आसियान देशों की है। बहुत सारे देशों के विवाद हैं लेकिन सबकी निर्भरता चीन पे अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो ऐसे में ये क्षेत्र अमेरिका के प्रभाव से दूर होता जा रहा है। और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, एशिया के टाइगर इकोनॉमीज है, जापान दुनिया की एक महाशक्ति है, इन सब देशों के साथ सहयोग होना चाहिए। तो अमेरिका 2012 से इंडो पैसिफिक की नीति पे आगे बढ़ रहा है। अब ये बताएं कि चीन विश्व का आने वाला महाशक्ति है और अमेरिका आज की महाशक्ति है। अगर अमेरिका ने ठान लिया कि मैं अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में स्थापित करूंगा तो चीन चाह कर भी आगे अमेरिका के प्रभाव को कम कर पाएगा। कुछ समय के लिए मेंटेन जरूर चीन कर पाएगा लेकिन धीरे धीरे करके ये क्षेत्र अमेरिका के प्रभाव में आएगा। तो ऐसे में चीन क्या करे, अमेरिका से लड़ता रहे या अगर यहां पर यूएस अपना प्रभाव स्थापित करेगा तो चीन अपनी विदेश नीति को पश्चिम की तरफ शिफ्ट करे। अगर अमेरिका यहां पर अपने प्रभाव को स्थापित करेगा और ये सब चीन के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, तो ऐसे में अगर अमेरिका यहां पर प्रभाव को स्थापित करेगा तो चीन को तो पश्चिम की तरफ ही देखना पड़ेगा। और पश्चिम में यहां कौन से देश हैं, ये 5 सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। किसका हिस्सा थे पहले, रशिया के या सोवियत संघ। क्या यहां रशिया अलाउ करेगा कि यूएस का प्रभाव बढ़े? तो अमेरिका का प्रभाव तो इधर नहीं बढ़ेगा। तो इन देशों को किसके प्रभाव में आना चाहिए, चीन के। क्यों? ताकि इसकी भरपाई अगर कहीं हो सकती है तो इन क्षेत्रों से हो सकती है। पश्चिमी एशिया से चीन, यूएस निकलना चाहता है तो एक्सपेंड कौन करेगा, चाइना। तो नीतियां बदल रही हैं कि नहीं। 2012 में इंडो पैसिफिक आया और इंडो पैसिफिक के रेस्पॉन्स में चीन को लगा कि लड़ते तो रहना है
मतलब अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहना है, लेकिन जितना अमेरिका एग्रेसिव होता जाएगा उतना ज्यादा चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में कम होता जाएगा। तो चीन जो यहां खोएगा उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा, तो चीन अपनी नीति को पश्चिम की तरफ शिफ्ट करेगा। और 2014 में चाइना नीति के साथ आता है OBOR। सब एक दूसरे के रेस्पॉन्स है, क्लियर है। 2014 में इंडो पैसिफिक की नीति और 2012 में इंडो पैसिफिक की नीति अमेरिका की कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करना है, और चीन का एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लेकर के वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव। क्लियर है, सब एक दूसरे की कड़ियां हैं। अब चीन ने OBOR लॉन्च किया, हम इसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते हैं। हमारा विरोध क्या था? हमारा विरोध था कि इसके 7 घटक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक घटक अगर आप देखेंगे तो क्या है? चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। ये हमारी समस्या है। क्यों? हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है। तो अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की शुरुआत चीन किया, अगर इसको इंक्लूड नहीं करता तो संभवतः हो सकता है कि भारत भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता था। क्योंकि दक्षिण एशिया और एशिया में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो अच्छा बात है, आप बनाओ, हम अपना सामान उस पर ले जाएंगे, है ना। क्या दिक्कत था? भारत को तो 1 रुपए नहीं खर्च करना था उसमें, क्लियर है। मतलब 1 रुपए भी नहीं खर्च करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता। आसपास के देशों में भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं देख लेता, और आसपास के देशों में अगर रोड रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता तो भारत उसके साथ उसको कनेक्ट कर देता, हमारे व्यापार की संभावनाएं और भी बढ़ जाती। क्लियर है, मतलब पैसा लगता चीन का, संभावनाएं हम अपनी लगातार एक्सप्लोर करते रहते, तो भारत के लिए बेहतर था। लेकिन भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है, ऐसी स्थिति में भारत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बना। क्लियर है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता सबसे लिए क्या है? राष्ट्रीय हितों में सर्वोपरि है ना। संप्रभुता के विषय को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो भारत और चीन के बीच में एक विषय क्या उत्पन्न हो गया? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब देखिए, इस पे बड़ा सवाल अब नहीं पूछेगा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से क्या समझते हैं, भारत की चुनौतियां क्या हैं, भारत को शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन इसका एनालिसिस इसमें कर दिए हैं कि इनकेस अगर चीन को समझ में आ जाता है कि नहीं CPEC लॉन्च नहीं करना चाहिए, संभवतः मान लेते हैं कि चीन कहता है कि मैं CPEC से अपना पैर वापस खींचता हूं, मैं नहीं बनाऊंगा, तो क्या भारत को शामिल हो जाना चाहिए? अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से सपोज करिए एक ऐसा थ्योरेटिकल सिचुएशन कि इनकेस अगर वो भारत की संप्रभुता को चुनौती ना दे, CPEC को वो हटा दे, तो क्या भारत को OBOR का हिस्सा बनना चाहिए? आलोचनात्मक परीक्षण करें, बनने से क्या फायदे होंगे और नुकसान क्या होंगे। दोनों पक्षों से सोचेंगे, बार बार भूल जाते हैं कि ब्यूरोक्रेट है ना। दोनों पक्षों से सोचेंगे ना कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है ना। तो ऑब्जेक्टिवली उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम OBOR का हिस्सा बनते हैं, इन केस भारत की संप्रभुता के विषय को चीन साध लेता है, CPEC को कैंसिल कर दे। और ऐसी स्थिति में OBOR को लेकर के समझौता क्या करना चाहिए भारत को, है ना। तो आपको तर्क दोनों रखने पड़ेंगे कि पक्ष के तर्क क्या होंगे, और मतलब पॉजिटिव तर्क क्या होंगे और नेगेटिव तर्क क्या होंगे। क्लियर है। अब थोड़ा पहले CPEC को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा समस्या जो विवाद है ना, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का कौन सा विवाद है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइनीज प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान में कहीं भी चले हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तो नहीं चल सकता ना। आप चीन कितना भी निवेश करता रहे, उद्योग धंधे लगाए, जहां मर्जी पाकिस्तान में लगाए, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है ना कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हिस्से में जाकर के वो बनाए, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे, ये तो उसको अधिकार नहीं है। तो हमारे लिए समस्या, मतलब हमको जो एनालिसिस करना है वो ये कि भारत और चीन के बीच में जो एक विवाद है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। क्यों है? क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन का निवेश हो रहा है? तो हाँ, निवेश हो रहा है। इसके कुछ तर्क आप एग्जामिनर को बताएं। झेलम नदी पे 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया, ध्यान है आपको? बताए थे झेलम की सहायक नदी क्या थी? किशनगंगा, ध्यान है? तो झेलम जो किशनगंगा रिवर है वही आगे बढ़ करके झेलम बन जाता है, मतलब झेलम में मिल जाता है। इस पे 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा है।
क्लियर है? तो हम सारे पानी को नीचे पहुंचा देंगे कि नहीं? याद है किशनगंगा? तो ऊपर आप बना रहे हो तो ना रहेगा पानी, ना बनेगा डैम, और बना भी लोगे तो उसमें पानी नहीं रहेगा। हम सारे पानी को नीचे पहुंचा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि चाइना ने जो पहला प्रोजेक्ट है, पहला डैम जो लॉन्च किया है, वो है झेलम रिवर पे। चीन के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर 700 मेगावाट का आजाद पट्टम विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। दूसरा प्रोजेक्ट भी देखें, है ना, इसमें दूसरा प्रोजेक्ट भी झेलम पे ही है, लिखा है कहीं पर, ये रहा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि चीन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। कहां पर? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। चीन ने गिलगित बल्तिस्तान, चर्चा हो गई थी पाकिस्तान वाली क्लास में, गिलगित बल्तिस्तान सिंधु नदी पर एक कंक्रीट निर्मित डैम बना रहा है। मतलब कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पहले कर रहा है, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो लगातार डैम के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और हम क्या करेंगे? सारे पानी को मोड़ते रहेंगे नीचे की तरफ। जितना डैम लॉन्च करेगा उतना मोड़ेंगे, और बनाएगा और मोड़ेंगे, और ज्यादा दिक्कत हुआ तो कहेंगे कि सिंधु नदी को हम रिव्यू करेंगे, है ना, डैम बनाएंगे। लेकिन अभी हम लगातार उसको मोड़ने की नीति पे कार्य कर रहे हैं। चीन ने गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में कंक्रीट डैम, इतना बता दीजिएगा कि इतना एक ऐसी स्थिति है। चीन अपने रोड और बेल्ट कॉरपोरेशन के द्वारा गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम राजमार्ग का विस्तार कर रहा है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में, गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है, यहां पर काराकोरम है पास, चाइना से होकर के यहां पर वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्लियर है? चीन के काशगर से गिलगित के रास्ते पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक रेलवे लाइन बना रहा है। ये काशगर है और ये ग्वादर है, इनके बीच में रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। तो भारत की संप्रभुता को आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बनाओ, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाने का अधिकार नहीं। तो चीन के द्वारा लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स सीपीसी के माध्यम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत उसका हर संभव विरोध करता है, क्योंकि भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। तो आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भारत और चीन के बीच में एक विवाद का कारण है, और उसमें मुख्य बिंदु क्या होगा? सीपीईसी। अब आपके पास कुछ कुछ नाम है, सिंधु नदी, झेलम नदी, रेलवे प्रोजेक्ट काराकोरम से लेकर के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है, उसमें हाईवे का प्रोजेक्ट, ये सब कुल मिलाकर के पाकिस्तान की संप्रभुता को इस क्षेत्र में मजबूत करेगा ना, या भारत की संप्रभुता को अपेक्षाकृत इस क्षेत्र में कमजोर करे? ये विवाद का कारण है। ठीक है, ये विवाद का कारण है। अब एक इंटरव्यू के लिए एज्यूम करने वाला क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। एज्यूम करने वाला कि अगर आपके सामने यूपीएससी का बोर्ड, मान लेते हैं कि उस समय भी कुछ विवाद तो चलता ही रहेगा भारत चीन के बीच में, क्योंकि चीन तो पीछे हटेगा नहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, और भारत उसका विरोध करता रहेगा, कुछ रणनीतियां बनती रहेंगी। तो मान लेते हैं कि इंटरव्यू के समय आप गए हैं और एग्जामिनर आपके समय ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख दे कि मान लो कि भारत की संप्रभुता को चीन ने साध लिया, और वैसे में भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के नहीं जा रहा है, तो क्या भारत को ओबीओआर का हिस्सा बन जाना चाहिए? तो फिर ऐसी स्थिति में बताइएगा कि सर बनना भी चाहिए, नहीं भी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? तो आप बताइएगा सर ये सब सारे तर्क हैं, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। जैसे यहां पर भारत चीन को रोकने में सक्षम नहीं होगा और न ही अपने पड़ोसियों को रोक सकता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में मैंने आपको बताया था, भूटान को छोड़ करके बाकी दक्षिण एशिया के सारे देश इसमें शामिल है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है ना, मालदीव है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, सब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो आपके विरोध करने से तो ओबीओआर रुका नहीं, तो इससे बेहतर है कि उसके अंदर जाकर के अपने हितों की रक्षा करें। किसी भी क्षेत्रीय मंच को छोड़ने से भारत के हित में बाधा आ सकती है। एक क्षेत्रीय मंच बन रहा है और इसका अगर हम हिस्सा नहीं बनेंगे तो ऐसी स्थिति में भारत अलग थलग मतलब पड़ता हुआ नजर आएगा। विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमको इन देशों में कनेक्टिविटी को तो बढ़ाना है, लेकिन हमको खर्च नहीं करना पड़ रहा है, चीन ही खर्च करेगा। तो ऐसे में उस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल भारत प्रभावी रूप से कर पाएगा। क्षेत्रीय परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, इन सब चीजों को मजबूत बनाने में ये प्रोजेक्ट्स मदद करेंगे या ओबीओआर मदद करेगा। भारत उसका बेनिफिट उठा सकता है। भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार के अधिक लिंक खुलेंगे, इन देशों के साथ हमारे व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो ये सब तो पॉजिटिव बात हो गया, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे वो एग्जामिनर को थोड़ा सा बता दीजिएगा, है ना।
डिसएडवांटेज क्या होंगे, तो ये अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के हित असुरक्षित होंगे अगर हम इसका हिस्सा बनते हैं, है ना। ओबीओआर के रूप में मुख्य रूप से व्यापक भू राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। ओबीओआर क्या है? एक भू राजनीतिक प्रोजेक्ट है। तो अगर हम इसका हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं चीन के हितों को सुरक्षित करने का हम भी हिस्सा बन जाएंगे। एक पॉइंट और क्या हो सकता है, ओबीओआर चीन का एक पक्षीय विचार है। ओबीओआर बनाते समय चीन ने भारत से पूछा है? नहीं पूछा है। तो इसका मतलब है कि वो जो लॉन्च कर रहा है और भारत उसका हिस्सा हो भी जाए तो क्या भारत से पूछ करके ओबीओआर बनाएगा चाइना? एक पक्षीय विचार है, हमसे नहीं, जिस भी देश में लॉन्च किया है उनसे भी नहीं पूछा है। बस उनको कहता है कि देखो ये रोड बना रहे हैं, चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये सारे देश सोचते हैं यार एडीबी तो पैसा देगा नहीं, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा नहीं, गरीब देशों को जनरली नहीं मिलता है ना, मतलब कम मिलता है। अगर मिल जाता तो सारे गरीब देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो चुका होता। तो ये गरीब देशों को लगता है कि यार एडीबी से पैसा मिलेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा नहीं, चीन देने वाला है, जैसे भी दे रहा है इसका टर्म्स कंडीशन मान लो और पैसा ले लो। तो चीन क्या करता है? उनसे पूछता नहीं है, वो देखता है कि यहां से रोड निकालना इस देश से ज्यादा अच्छा होगा या रेल निकालना अच्छा होगा। जो चीन के हितों को लगता है उसके हिसाब से उस देश को कहता है कि रोड बनाना चाहते हैं आप किस जगह से, बताओ तो पैसा लगाएं, नहीं बताओ तो पैसा नहीं लगाते। तो गरीब देशों को क्या लगेगा कि यार कुछ तो प्रोजेक्ट बनेगा, देश की तरक्की होगी, तो उसकी बात को स्वीकार कर लेते। तो क्या विचार हो गया? ओबीओआर। कभी गूगल में सर्च करके देखिएगा कि ओबीओआर को प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय दुनिया के अन्य देशों में क्या चीन सबको बुला करके मीटिंग करता है, उनसे सहमति लेता है और आम सहमति से क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करता है? नहीं। ऐसे में अगर हम इसका हिस्सा बनेंगे तो हम भी इस एक पक्षीय विचार को स्वीकार करेंगे और अब बस इंतजार करेंगे कि जैसे जैसे चीन करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको स्वीकार करते चले जाएंगे। ये भारत के हितों को असुरक्षित भी कर सकता है। ग्वादर बंदरगाह अगर विकसित होता है, सपोज करें, मान लीजिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से प्रोजेक्ट ना आए, है ना, लेकिन ग्वादर बंदरगाह का तो विकास करेगा ना चाइना। और ग्वादर बंदरगाह एक डीप पोर्ट है, गहरा पतन है, और गहरे पतन के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावी रूप से इस्तेमाल हुआ तो इसका इस्तेमाल विकास के लिए भी होगा और सैन्य अड्डे के रूप में भी भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को सीमित करेगा। इस तरह से आपको इसको बताना है, वही पॉइंट है ना। अब अगर हम मान लेते हैं कि ओबीओआर का प्रोजेक्ट होना चाहिए, है ना, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नेपाल और चीन के संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, मतलब निवेश चीन का बढ़ेगा नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, इन सारे देशों में। तो भारत का हित समय के साथ साथ इस क्षेत्रों में मतलब प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा और चीन का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो हित तो हैं लेकिन हितों से ज्यादा चुनौतियां नजर आ रही। तो बाद में एग्जामिनर मतलब जो भी आपके साथ इंटरव्यू पूछ बैठेगा तो समय मिले तो बता सकते हैं सर इसके पक्ष भी हैं इसके विपक्ष भी हैं। तो आप वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताइए पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, तो आपको फटाफट दो तीन तीन पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर वो पूछेंगे कि अब बताइए इन तर्कों के बेस पे क्या ओबीओआर में भारत का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहिएगा कि सर केवल चीन ही ओबीओआर थोड़ी ना लॉन्च कर सकता है, अन्य देश भी ओबीओआर लॉन्च कर सकते हैं। तो भारत को इतना ही ओबीओआर का हिस्सा बनने का मन कर रहा है तो इसके अल्टरनेटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं भारत को उसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि भारत कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास पे फोकस कर पाए, साथ ही साथ चीन के प्रभाव को भी कम कर पाए। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो माइनस चाइना है इस क्षेत्र में, भारत को उसका हिस्सा बनना चाहिए। माइनस चाइना मतलब अगर अमेरिका ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यूरोपियन यूनियन ने कोई लॉन्च किया, जापान ने कोई लॉन्च किया, तो हम उसका हिस्सा बने, माइनस चाइना। क्लियर है? ताकि प्रभावी रूप से जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी हित हैं, हम उसको साध सकें, जो भी एडवांटेजेस हैं उसको हम साध सकें, और जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको हम माइनस चाइना मतलब चीन का हिस्सा या चीन को उसमें शामिल ना करके चीन के प्रभाव को कम कर सकें। क्लियर है? मिलेनियम डेवलपमेंट आगे चर्चा होगा, यूरोपियन यूनियन का भी, जापान का भी आगे चर्चा करेंगे आपके साथ विस्तार से। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन करके, एमसीसी, वो G7 को उन्होंने अमेरिका पूछा था। ठीक, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारी रणनीतियां हैं।
तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो धीरे धीरे करके, मतलब देखिए जियोपॉलिटिक्स में इस बात को समझिए कि चीन का निवेश आर्थिक रूप से सहयोगी हुए, मतलब ओबी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा, लेकिन चीन तो चीन ही रहेगा ना, है ना, चीन तो चीन ही रहेगा। भारत को तो समय समय पे चुनौती देगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो मददगार होगा। तो अगर वैसा ही प्रोजेक्ट अगर एशिया में और लॉन्च हो तो हम उसका हिस्सा बन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, और चीन को माइनस करना पड़ेगा, मतलब उन प्रोजेक्ट से चीन को बाहर करना पड़ेगा, ताकि भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में स्थापित हो सके। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो दक्षिण एशिया में लॉन्च हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, भारत उसका हिस्सा बने और चीन के प्रभाव को काउंटर करे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा बिल्ड बैक बेटर G7 का, अमेरिका के द्वारा मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है, जापान के द्वारा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग देशों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। चर्चा होगी विस्तार से इन सब चीजों के बारे में कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी तो समस्या पड़ रहा है ना कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं। तो यहां पर एक समस्या ये हो गया, सॉरी ये वाला पॉइंट था, चीन के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए चुनौती है। हम्बनतोता म्यांमार में के पास कोकोस आइलैंड या ये यहाँ चितगोंग कर ले, ये मान लीजिए म्यांमार में कोकोस वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर श्रीलंका, हम्बनतोता ये श्रीलंका नहीं है, ये मालदीव्स है। यहाँ पर मराओ नाम का एक पोर्ट है और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। ये जो है ये जिजबोती का बंदरगाह है। इन सब जगह पे चाइना ने ऑलरेडी निवेश किया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसका भारत हिस्सा बनना चाहता है, वो तो ऑलरेडी भारत को घेर रहा है। तो भारत को इसका हिस्सा थोड़ी ना बनना चाहिए, भारत को इसको काउंटर करना चाहिए। क्लियर है? अब भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा इसको बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हिंद महासागर वाली क्लास में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। ये भारत का रेस्पॉन्स है, भारत को क्या करना चाहिए, इंडिया का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए OBOR और CPEC को लेकर। तो हमको चीन का हिस्सा नहीं बनना है, चीन के अल्टरनेटिव पे काम करना पड़ेगा, चीन को हमको काउंटर करना पड़ेगा। तो यहां पर वही है, इंडिया इस परियोजना से जुड़े भू सामरिक और भू राजनीतिक कोण के कारण इस पहल में शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया। तो ऐसे में केवल इनकार करने से क्या चीन का प्रभाव कम हो जाएगा या चीन OBOR को बंद कर देगा? नहीं ना, चीन तो लगातार बढ़ाता रहेगा। तो विरोध तो पहला स्टेप है, विरोध करने के बाद आपको उस रणनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा जो OBOR को काउंटर कर सके। और यहां पर कुछ शब्दावली लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मौसम, सागरमाला, चाबहार बंदरगाह, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और यहां पर वही है कालादान प्रोजेक्ट, है ना। इसके अलावा नवल पोर्ट के बारे में मॉरिशस और सिसेल्स के साथ अलायंस बनाने पड़ेंगे, है ना, हिंद महासागर में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, बहुत सारी चीजें हमको लॉन्च करनी पड़ेंगी। इन सब की चर्चा विस्तार से हिंद महासागर की क्लास में आपके साथ करेंगे, सेकेंड रिवीजन में काम आएगा। इन सब प्रोजेक्ट मौसम को समझना पड़ेगा, सागरमाला को समझना पड़ेगा, चाबहार बंदरगाह को समझना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझाने वाला काम कर ले, समझने वाला काम कर ले, और बाद में जब हिंद महासागर आएगा तो प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर का है, सागरमाला हिंद महासागर का है, चाबहार बंदरगाह हिंद महासागर का है, INSTC भी हिंद महासागर से होते हुए ईरान से रशिया जाता है। तो पश्चिमी एशिया का प्रोजेक्ट है, तो पश्चिमी एशिया में इसके बारे में विस्तार से समझ बना लेंगे। इंडियन ओशन हिंद IOR का मतलब है हिंद महासागर का क्षेत्र, इसको लेकर के रणनीति, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जापान के साथ, और हिंद महासागर में सिशेल्स और मॉरिशस है। तो हिंद महासागर में भारत क्या कर रहा है, मेडागास्कर, सिशेल्स, मॉरिशस, इन सब के बारे में चर्चा आपसे हिंद महासागर में विस्तार से होगी। लेकिन थोड़ा सा इसकी एक समझ बना लेते हैं कि है क्या भारत की रणनीति, क्या है ना, भारत क्या कर रहा है OBOR को साधने के लिए या OBOR को काउंटर करने के लिए। तो पहला नाम यहां पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मौसम, है ना। चलिए, अफ्रीका है और ये भारत है। हमको मालूम है कि सितंबर के महीने में, सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में पवनें कैसे चलती हैं, ऐसे चलती है, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, मौसम, प्रोजेक्ट मौसम।
यानी कि एंशियंट पीरियड में, या मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बात करें तो भारत के संबंध पश्चिमी एशिया के देशों के साथ थे, है ना। घोड़े का अवशेष मिला है, वो इस बात को बताता है सिंधु घाटी में, है ना। तो वैसे स्थिति में ये बात इस बात को बताता है कि सिंधु घाटी और पश्चिमी एशिया की जो सभ्यताएं थी उनके बीच में सहयोग और संबंध थे। मध्य युग में, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले, एशिया और अफ्रीका के बीच में व्यापार होता था। बहुत सारे हमको अफ्रीका के, खास करके जो पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, वहां पर मंदिर बने हुए हैं, टेम्पल्स हैं, है ना। इंडिया में जैसे आर्किटेक्चर है, जैसे घर बनते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स हमको पूर्वी अफ्रीका के देशों में देखने को मिलता है। और वैसे ही हमको अफ्रीकन का या अफ्रीकन ओरिजिन के मूल के बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, सॉरी, पश्चिमी एशिया में देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ट्राइब है जिसका नाम है टोडा ट्राइब, टोडा, है ना, टोडा ट्राइब है, जो पढ़ेंगे आप लोग सोशल इश्यूज में, कि पश्चिमी घाट में निवास करते हैं, मूलतः माना जाता है कि अफ्रीकन ओरिजिन के हैं टोडा ट्राइब्स। तो कहने का मतलब ये इस बात को बताता है कि भारत और अफ्रीका के संबंध जो मिडिवल पीरियड में वो रहे हैं। तो अफ्रीका से सामान भारत कैसे आता था, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस, है ना, और उसमें से भी आपको बीच से गुजरना है ना, वो कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा, मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है। और इसके बाद 30 से 35 डिग्री के अक्षांश को, ये थोड़ा सा गलत बन गया है ना, समझ गए, कुल मिलाकर के, हाँ थोड़ा सा गलत बन गया है, थोड़ा सा ऊपर बनता। तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है हाई प्रेशर का क्षेत्र। तो हाई प्रेशर का क्षेत्र है तो वैसे स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल काम होगा। और ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या था, डोलड्रम का। हवाओं की गति अत्यंत न्यून होती है, अपेक्षाकृत विषुवत रेखा को क्रॉस करना मुश्किल काम होगा, खास करके जहाजों के लिए जब हवा की गति अपेक्षाकृत न्यून हो जाएगी। तो इस विषुवत रेखा के उत्तर में, या यहां से जून जुलाई के महीने में पवनें यहां से क्रॉस करके दक्षिण पश्चिमी दिशाएं में बहती हैं। तो अगर अफ्रीका से भारत आना हो तो महीना कौन सा होगा, जून टू अक्टूबर, जब इस विषुवत रेखा के दक्षिण से हवाएं क्रॉस करके भारत की तरफ चली आती। उसके साथ साथ अफ्रीका अपना सामान भर करके, जो भी उसको व्यापार करना है, भारत आया, भारत के बाजारों में उसको सेल किया, जहाज खाली हो गया 3-4 महीनों में। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर दिसंबर से पवनों की गति अपोजिट हो गई। आपने अपना जहाज खाली किया, है ना, 2-3 महीनों में आपने जो भी बेचना था बेचा, अपने जहाज को भरा और नवंबर दिसंबर में वापस हवाओं के साथ साथ वापस चले गए। ये तरीका था जब इंजन नहीं मिले, या स्टीम इंजन या इंजन नहीं बने थे, तो उससे पहले व्यापार करने का तरीका ये पवनें थी। और पवनों को ही हमने कहा, मॉनसूनी हवाओं को मौसमी है, अरबिक शब्द है मौसम, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। साल के कुछ महीने हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और साल के कुछ महीनों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को आधार बनाया कि सोचें कि उस समय जब कुछ नहीं था, केवल पवनें थी, तो उन पवनों के साथ साथ दोनों क्षेत्र आपस में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज तो और भी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो भारत पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ क्या करेगा, सहयोग स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मौसम, ताकि हिंद महासागर के इस हिस्से पे भारत का प्रभाव स्थापित हो सके। चीन के प्रभाव को कम करना है। चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों को जोड़ना। तो अफ्रीका के इस हिस्से को हम प्रभावी रूप से भारत के साथ जोड़ सकते हैं, प्रोजेक्ट मौसम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मौसम। बाकी चर्चा विस्तार से आने वाली क्लासेस में आपके साथ होगी। तो यहां पर एक भारत का जो रेस्पॉन्स है कि कैसे ओबीओआर को काउंटर करें, प्रोजेक्ट मौसम। सागरमाला, है ना, इकोनॉमिक्स में सागरमाला तो पढ़े हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। अगर चीन समुद्री रास्ते से पोर्ट का विकास करना चाहता है तो एक पोर्ट लेने में तो उसका हालत खराब हो रहा है। हमारे पास तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं हिंद महासागर में, है कि नहीं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं। तो दुनिया भर में अपने पोर्ट का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के पास तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं। क्या हमको इसके कैपेसिटी का एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, इसकी क्षमता का विकास करें?
ताकि भारत, अगर मान लेते हैं भारत एक साथ 10 जहाजों को हैंडल कर ले, कि एक साथ 10 जहाज आए पोर्ट पे, लोडिंग हो अनलोडिंग हो, इसका मतलब है कि भारत की क्षमता विश्व के साथ जुड़ने की बढ़ गई ना, कि एक ही समय पे मान लेते हैं कि केवल हम 2000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक दिन में कर पाते थे, व्यापार हो पाता था। अब 10,000 करोड़ की क्षमता हो गई। इसका मतलब है कि भारत का वैश्विक व्यापार अपेक्षाकृत बढ़ेगा। इसके लिए आपको अपने पोर्ट की क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। यह है सागरमाला का प्रोजेक्ट। अब चाबहार के बारे में थोड़ी सी समझ बनाते हैं। थोड़ी समझ मतलब बाकी पश्चिमी एशिया में देखेंगे। यह काम करते हैं, डायग्राम तो बना हुआ है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला डायग्राम ज्यादा सही रहेगा। ये ज्यादा सही रहेगा। ये है ईरान, ये ईरान है, क्लियर है। ये यहां पर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है यूएई, और ये पतला सकरा सा रास्ता है, इसका नाम क्या है? कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है? अदन की खाड़ी नहीं, जल संधि कौन सी? स्टेट ऑफ हर्ष से नाम है उसका, हरमुज। याद है? नहीं है, भूल गए। यहां पर एक जल संधि है, या एक पतला सा सकरा सा रास्ता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हरमुज, ठीक है। यानी कि इस तरफ अरब सागर है मान लेते हैं, और इस तरफ फारस की खाड़ी है, दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो पतला सा सागर है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब यहां पर जरा सोचें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर है और चाबहार बंदरगाह यहां पर है, तो इस हॉर्मुज की जल संधि या हॉर्मुज का स्ट्रेट है उसके अंदर है कि बाहर है? बाहर है। ये बाहर है ना, है कि नहीं? दिख रहा है बाहर ना, तो बाहर ही होगा फिर, है ना। अब बाहर है मान लेते हैं, यहां पर चाबहार बंदरगाह है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई है, और बीच में एक पतला सा सागर है। इसी यहां से मान लेते हैं ये इराक है, ये मान लेते हैं बहरीन है ना, ये मान लीजिए सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इन सब का ऑयल और गैस इसी सकरे से रास्ते से होकर के गुजरता है। तो ये पतला सकरा सा रास्ता कितना महत्वपूर्ण हो गया, सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व के ऑयल सप्लाई का रास्ता एक पतले से 32 किलोमीटर के रास्ते से गुजरता है। कितना ज्यादा ट्रैफिक होता होगा यहां पर। एक बात, अगर मान लेते हैं कि अमेरिका ईरान पे अटैक कर दे, सपोज करिए अमेरिका ईरान पे अटैक करे, और यहां पर जितने भी देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, वो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है, तो ईरान कहां अटैक करेगा? ईरान अटैक करेगा इस सकरे से रास्ते पे, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा कहां लगा देगा, है ना, कि अगर मुझे मेरे हितों को असुरक्षित करोगे तो इस क्षेत्र के जितने भी देश हैं उन सब के हितों को मैं असुरक्षित करूंगा। और ईरान इसीलिए कहता है कि मैं भले लड़ पाऊं या नहीं लड़ पाऊं, लेकिन ये 32 किलोमीटर के एरिया पे तो मैं प्रभावी रूप से लड़ पाऊंगा, इस पे मुझे कोई नहीं रोक सकता है, सारी ऊर्जा यहीं लगा दूंगा। क्लियर है? इसलिए ईरान सामरिक रूप से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्थित है, और कोई भी ईरान पे अटैक करने से पहले कई बार सोचेगा, नहीं तो अभी तक अमेरिका ईरान पे अटैक कर चुका होता। इराक यहां पर है ना, ये इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है, ईरान ब्लॉक कर सकता है। तो ईरान पे अटैक करने से पहले कई बार आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए अमेरिका ईरान पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान सीधे कहता है अगर मेरे हितों को असुरक्षित किया तो सारे क्षेत्रीय हितों को असुरक्षित कर दूंगा। और कहां करूंगा? तो कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, इसी लोकेशन पे करूंगा, क्योंकि सबसे पतला लोकेशन यही है, सारी ऊर्जा को यहीं एकत्रित कर दूंगा। अब यहां पर पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि सपोज कुछ विवाद हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना, और यहां पर ब्लॉकेज हो जाए, यहां पर ईरान इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दे, तो उसका मतलब है एक बूंद ऑयल नहीं बाहर आ पाएगा। और चाबहार बंदरगाह यहां पर अवस्थित है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, तो भारत क्या जमीनी रास्ते से ऑयल मंगा सकता है? तो क्या चाबहार सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया? ईरान किसी के ऑयल को नहीं जाने देगा, लेकिन उसका ऑयल तो निकलेगा ना वहां से। क्लियर है? चाबहार बंदरगाह से। तो सामरिक रूप से चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण लोकेशन पे हो गया। एक बात, अब
है ना। तो चाबहार बंदरगाह भारत को फोकस करना चाहिए। अब ओबीओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचें कि ये जो काशगर है यहां से रेलवे लाइन बन रहा है कहां तक, ग्वादर तक, और काराकोरम हाईवे यहां से इसको लिंक कर रहा है, यानी कि काराकोरम हाईवे होता हुआ मेनलैंड चाइना, तो मुख्य चाइना से होता हुआ यहां से काराकोरम का पास और फिर यहां से होकर के रेलवे लाइन और फिर यहां से आप पहुंच गए ग्वादर का बंदरगाह। तो इसका मतलब है कि पूरा चीन जो कि इस क्षेत्र में अवस्थित है, इसका व्यापार आने वाले समय में अगर ये वाला रूट अवेलेबल ना हो तो इस रास्ते से प्रभावी रूप से होगा। अब ये जो रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा, तो यहाँ पर जितने भी देश अवस्थित हैं सब जमीन से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक्ड है, तो इनको अगर समुद्र तक पहुंचना है तो ऐसे में अगर इनको एक बेहतरीन रोड मिल जाए, एक शानदार रोड मिल जाए जो इनके टाइम को कम करे, तो सेंट्रल एशिया के सारे देश हिंद महासागर तक पहुंचना चाहेंगे और पहुंच करके विश्व के साथ व्यापार करना चाहेंगे। और ऐसे में सेंट्रल एशिया से बहुत सारे इन देशों से कनेक्टिविटी के लिंक क्या इस ग्वादर बंदरगाह तक होंगे। तो क्या सेंट्रल एशिया पे चीन का प्रभाव बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। भारत के हित इससे जुड़ेंगे कि असुरक्षित होंगे? असुरक्षित होंगे। अब यहां देखें, अब हम जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान हमको जाने देगा? हम यहां से जाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया, क्या पाकिस्तान जाने देगा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसके पास है, क्या जाने देगा? कभी भी नहीं चाहेगा ना कि भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़े। तो हम सोचें कि चीन होकर के चले जाएं, तो चीन जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो भारत के पास इकलौता रास्ता क्या बच गया? ईरान, चाबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान। तो सेंट्रल एशिया पहुंचने का अभी हमारे पास अगर कोई चॉइस है तो वो क्या है? चाबहार, शॉर्टेस्ट रूट जो अवेलेबल है, क्योंकि बाकी तो हम एसेसिबल नहीं है, चीन वाला रास्ता हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान हमको जाने नहीं देगा, तो हमारे हित कहां से जुड़ेंगे? चाबहार से। तो क्या चाबहार महत्वपूर्ण हो गया? अब यहां से होते हम ईरान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं। सपोज करें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मित्र हो गया, तो भी हम ईरान से होते हुए कहां जाएंगे? तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से होकर के बाकी आगे के सेंट्रल एशिया के देश। तो ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक प्रोजेक्ट है, सपोज करते हैं कि चीन के द्वारा यह सीपीसी का कॉरिडोर का प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया गया। तो कुल मिलाकर सेंट्रल एशिया के देशों को क्या दिखा रहा है ना, वो एक झुंझुना नहीं होता ऐसे बच्चों को करने के लिए, जिससे बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सेंट्रल एशिया के देशों का झुंझुना क्या है? ग्वादर बंदरगाह। तो ऐसा एक झुंझुना हमको भी नहीं दिखाना पड़ेगा इनको, और वो झुंझुना है चाबहार बंदरगाह। और यहां से रोड बनाए और पैरेलल ऐसा ही रोड बना दे, फिर सेंट्रल एशिया के देशों के पास चॉइस होगा ये रोड या ये रोड। क्लियर है? और सेंट्रल एशिया के देश का विवाद चीन के साथ है, तो वो चीन पे और निर्भर नहीं होना चाहेंगे, वो भारत के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। और हिस्सा बनेंगे तो चीन की निर्भरता या चीन पे निर्भरता अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। भारत का सेंट्रल एशिया में प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन क्या चाहिए? चाबहार चाहिए। अगर ये निकल गया तो ये सारा जो अरमान है ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे, संभव नहीं हो पाएगा। तो चाबहार भारत के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? यानी कि चीन के ओबीओआर को अगर सेंट्रल एशिया में काउंटर करना है, सेंट्रल एशिया में हितों को असुरक्षित करना है, तो बिना चाबहार के संभव नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जाने नहीं देगा, चीन जाने नहीं देगा। अगला रास्ता हमारे पास इमीडिएट बचता है चाबहार का। तो ईरान को भारत इग्नोर कर सकता है? नहीं, ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे? ठीक है, ये पॉइंट यहां पर लिखा है और बाकी ईरान वाली क्लास में आपके साथ चर्चा करें। मतलब अगर भूगोल की समझ है तो और बेहतर तरीके से भू सामरिक हितों को समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कैसे चुनौती भी है और कैसे संभावनाएं भी। तो यहां पर दो पक्ष आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा कि प्रोजेक्ट मौसम अफ्रीका में भारत के प्रभाव को स्थापित कर सकता है, और चाबहार बंदरगाह जो है उसकी भूमिका, और सागरमाला तो हो ही गया। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे ईरान और रशिया वाली क्लास में। सेम वही है, इसमें देख लें और कोई तो नहीं है ऐसा नाम। चलिए, हाँ चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे।
क्या नाम था? INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए, सेंट्रल एशिया से पैरेलल रोड बना दे चाबहार बंदरगाह तक, है ना? ये रेड कलर का जो प्रोजेक्ट है, ये मान लेते हैं ये चीन का प्रोजेक्ट है। इसके अल्टरनेटिव में हमको अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, तो भारत लॉन्च कर रहा है चाबहार से होता हुआ हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं। यहीं से होता हुआ यहाँ पर जरेंज का बॉर्डर है, दिलाराम तक जाता है, और फिर हम इसको चाहते हैं कि आगे इससे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर दें। एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। अब इस हिस्से में केवल एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, हमको और प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और चाबहार ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब भारत क्या करेगा, अपने बंदरगाहों को चाबहार के रास्ते से होते हुए क्या कैस्पियन सागर तक, मतलब रोड और रेल के रास्ते से हम होते हुए कैस्पियन सागर तक जाएं, और फिर कैस्पियन सागर एक बार पहुंच गए तो हम जा सकते हैं यूरोप की तरफ भी, हम जा सकते हैं रशिया की तरफ भी, और हम जा सकते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकते हैं। एक बार ईरान से कैस्पियन सागर पहुंच गए तो उसके बाद रास्ता तो सब जगह खुलता है। तो ये जो INSTC का प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, ये 2001 में लॉन्च किया गया था। रशिया, ईरान और भारत इसका हिस्सा है। तो भारत का इंटेंशन ये था कि रशिया के साथ जमीनी रास्ते से कैसे व्यापार करूं। तो रशिया का बॉर्डर लगता है कैस्पियन सागर से, तो रशिया से होते हुए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से होकर के ईरान, और फिर चाबहार बंदरगाह से होते हुए भारत। क्लियर है? इस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्या इस प्रोजेक्ट से भारत और रूस के बीच में व्यापार बढ़ेगा? तो रशिया और भारत के बीच में, या रशिया और भारत के बीच में व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और रशिया का यहां पर संगठन है इन पूर्वी देशों का, है ना, ईस्ट यूरोपियन कम्युनिटी। आगे चर्चा करेंगे। पूर्वी देशों का अपना एक संगठन है जिसका नाम है ईस्ट यूरोपियन कम्युनिटी, उसको लीड करता है रशिया। तो ये जो पूर्वी यूरोप के यहां पर देश हैं, कैस्पियन सागर से आप उन पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत प्रभावी रूप से व्यापार कर सकता है। चीन के इस OBR को काउंटर करना पड़ेगा ना, तो काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनानी पड़ेगी। सेंट्रल एशिया से रशिया भी जाना पड़ेगा, रशिया के साथ साथ पूर्वी यूरोप की तरफ भी जाना पड़ेगा, और उस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्लियर है? ये मूल पर्पस इसका था रशिया तक पहुंचना। अब हम इसमें पूर्वी नहीं पहुंच पाए, इसी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब सुन तो लीजिए, बाकी चुनौतियों में चर्चा करेंगे जब होगा। प्रोजेक्ट का नाम समझ लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, मतलब भारत का रेस्पॉन्स क्या है। तो भारत की रणनीति है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रास्ता कहां से जाता है? रशिया, ईरान और भारत। इसको डाइवर्सिफाई करके कहां लेके जाना है? पूर्वी यूरोप की तरफ, ताकि यूरोप का ये हिस्सा भी भारत के प्रभाव, मतलब भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं बढ़े। मतलब चीन की जगह भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका में इस क्षेत्र में आए, ये भारत की रणनीति है। तो एक और रणनीति क्या हो गई? उसका नाम हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक और लिखा हुआ था नीचे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और ये शायद करवाए भी थे कभी, है ना? कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट नहीं किए? कोई बात नहीं, करेंगे। ऐसे आसियान वाली क्लास, म्यांमार वाली क्लास में चर्चा होगी, लेकिन समझ लेते हैं कि भारत की रणनीति क्या है। क्या चाइना, ये जो पूरब के देश हैं, पूरब के जो देश हैं यहाँ पर म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, तो वियतनाम को हटा दे, लेकिन कंबोडिया से लेकर के म्यांमार तक के देशों में क्या रोड का प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करेगा? करेगा। म्यांमार में उसका ऑलरेडी रोड और रेलवे का प्रोजेक्ट है ना? आगे म्यांमार वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्या भारत को इस हिस्से में कनेक्टिविटी पे काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान एक नदी का नाम है जो म्यांमार में बहता है, इंडिया के बॉर्डर से शुरू होता है और म्यांमार की तरफ बहता है। इस नदी का नाम है कालादान। अब ये नदी कहाँ है? म्यांमार में बहता है। तो ये म्यांमार है, ये भारत है। म्यांमार के इस बॉर्डर से ये नदी आकर के यहाँ पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है सितवे का बंदरगाह। सितवे एक बंदरगाह का नाम है म्यांमार में, है ना? सितवे बंदरगाह। यहां पर एक नदी आकर के बहता है, उसका नाम है कालादान रिवर। क्लियर है?
भारत कह रहा है कि कोलकाता का जो हमारा बंदरगाह है, क्या कोलकाता के बंदरगाह से हम सीधी सेवा सितवे तक शुरू कर सकते हैं? और फिर सितवे अगर हम पहुंच गए तो क्या नदी के रास्ते से क्या भारत के बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं? और फिर भारत के जमीनी रास्ते से क्या हम कोलकाता को जोड़ सकते हैं? तो इसका फायदा क्या होगा कि बांग्लादेश इस रास्ते से सितवे का इस्तेमाल कर सकता है, भारत इस रास्ते से सितवे का इस्तेमाल कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो कालादान होते हुए सितवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत ने कहा कालादान मल्टी मोडल, ये रोड है, ये पानी है नदी वाला रिवर का, और ये समुद्र है, ओशियन है। तो विभिन्न जो भी स्रोत हमारे पास यातायात के हैं उनको आपस में जोड़ करके कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाए, इनको आपस में जोड़ा जाए, ताकि म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बीच में व्यापार की संभावनाएं बढ़े, ताकि ये क्षेत्र भारत के प्रभाव में आए। यह है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब इसी प्रोजेक्ट में जरा सोच करके देखें कि क्या यहां से ये म्यांमार है, म्यांमार के नीचे जो पतला सा देश है ये कौन सा है? म्यांमार के नीचे कौन सा देश है? कितनी बार तो मैप देखें, थाईलैंड। वेरी गुड, थाईलैंड। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, 3 देशों के बीच में त्रिस्तरीय एक हाईवे बनाते हैं। आने वाले समय में अगर आपको घूमने का मन करेगा तो सीधे नॉर्थ ईस्ट से उठे और थाईलैंड तक गाड़ी चला करके पहुंच जाएंगे। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। क्लियर है? ताकि आपस में व्यापार और कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा सके। क्लियर है? अब इस थाईलैंड के बाद, थाईलैंड के बगल में जो देश है उसका नाम है लाओस, और उसके बाद कंबोडिया, और उसके बाद वियतनाम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रणनीति है कि मावे सोत इस जगह का नाम है, थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर है। ये प्रोजेक्ट लास्ट में म्यांमार तक, थाईलैंड तक जाएगा, और थाईलैंड के बाद इसको हमको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक लेकर के जाना है, ताकि इस देश मतलब आसियान के देशों पे भारत प्रभावी रूप से कनेक्टिविटी पे कार्य कर पाए। तो इधर हमारा कनेक्टिविटी हो गया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट हो गया, यहां से हम रशिया और यूरोप की तरफ कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, और यहां पर प्रोजेक्ट मौसम के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो भारत की अलग अलग रणनीतियां हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को साधने के लिए। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन क्या भारत अकेले ही सारा प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहे या मित्र देशों के साथ भी प्रयास करे? मित्र देशों के साथ भी प्रयास करे। आगे चर्चा विस्तार से और करूंगा, ये हिंद महासागर में इस रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा होगी आपके साथ। इसको 2017 में कंप्लीट होना था, अभी तक हुआ नहीं, ब्यूरोक्रेटिक डिले। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहा, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग जाएंगे तभी कुछ काम होगा। ये बात कभी कभी बहुत अच्छी बात करते हैं आप, है ना? चलिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो चाबहार सागर मारा प्रोजेक्ट मौसम या कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये भारत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और इसी को आगे लेकर के जाना है कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये CMLV कंट्री कहते हैं। ठीक है। अब भारत को केवल अकेले ही प्रयास करना चाहिए या मित्र देशों के साथ भी मिलकर के प्रयास करना चाहिए? तो मित्र देशों के साथ मिलकर के प्रयास करना चाहिए, तो उसी को क्या कहा गया? अलायंस। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, खोजिए, उनके साथ रणनीति बनाइए, किस क्षेत्र में किसके किसके हित असुरक्षित हो रहे हैं, और जिनके भी हित चीन के द्वारा असुरक्षित हो रहे हैं उन सब के साथ मिलकर के OBOR जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में ये जो पॉइंट है उसमें से एक है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, और एशिया और अफ्रीका मिल करके हिंद महासागर में, नाम ही क्या है? एशिया अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं को पास में लाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए। जापान और भारत मिलकर के ये कार्य करेंगे। तो अभी आप में से एक ने सवाल पूछा कि सर पैसा कहां से आएगा? क्या पैसा इतना हमारे पास है? तो हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन जापान के पास पैसा है, तो जापान का निवेश। लेकिन जापान को अफ्रीका के देश कैसे देखते हैं? पूंजीवादी देश के रूप में, जो उसके हितों को असुरक्षित करेगा। तो जापान के पैसे को शांतिपूर्ण तरीके से अफ्रीका में निवेश करने में किसकी भूमिका होगी? भारत की, क्योंकि भारत की छवि अफ्रीका में कैसी है? एक मित्र देश की। तो भारत का सॉफ्ट पावर और जापान का इकोनॉमिक पावर, ये दोनों मिलकर के अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास करेंगे।
अफ्रीका के देशों का भारत से एक ही प्रॉब्लम है कि चीन की तुलना में आपका पॉकेट कम डीप है। चीन जो भी प्रॉमिस करता है इमीडिएटली निवेश कर देता है, और भारत का प्रोजेक्ट हमेशा कई बार टेक ऑफ ही नहीं करता है ना। कह तो देते हैं लेकिन एक्चुअली में हम मतलब डिलीवर नहीं करते। ये हमारी समस्या है। इस समस्या को दूर करने में जापान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो पूंजी का गैप है उसको साधने में जापान का पूंजी भारत की सॉफ्ट पावर की छवि, इस मंशा से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की गई। अब कितना प्रभावी है नहीं है इसको हम लोग हिंद महासागर और जापान वाली क्लास में विस्तार से देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किए, पॉइंट ये है कि चीन के द्वारा जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत को घेरने की, या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की, तो भारत केवल उसका विरोध मात्र नहीं कर रहा है, सीपीईसी का हम विरोध कर रहे हैं। बार बार हमने ये बात शुरू से देखा, तो केवल हम विरोध ही नहीं कर रहे हैं, हम ओबीओआर के अल्टरनेटिव में भी प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। इसकी चर्चा और विस्तार से आने वाली क्लास में, अब बस आने ही वाला है, 6-7 क्लासेस हो जाएं बाकी की मालदीव श्रीलंका, तो अगला टॉपिक होगा हिंद महासागर, तो उसमें देखेंगे। चीन इतना बदमाश क्यों है ये बताइए। कुछ विचारों से थोड़े बदमाश नहीं हो जाते हैं, है ना, इन्नेट बदमाश होते हैं, और विचार थोड़ा गड़बड़ होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, गड़बड़, और स्वभाव गड़बड़ होता है तो व्यवहार भी गड़बड़ होता है। तो उनके पास गांधी नहीं है ना, मान लेते हैं, क्लियर है। मतलब कुछ की रणनीति यही होती है कि येन केन प्रकारेण अपने हितों की रक्षा करना। तो चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं ना, डिबेट और डिस्कशन से बना हुआ एक देश नहीं है, तो डिबेट और डिस्कशन का तो कल्चर ही नहीं है वहां पर। तो डिबेट और डिस्कशन का कल्चर नहीं होगा तो हमेशा भयभीत रहेंगे ना आप। डिबेट और डिस्कशन तो तभी संभव होगा जब भय ना हो। भय होगा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ वार्ता कर रहे हैं, है ना, जैसे छोटा भाई है, उसने कुछ तर्कसंगत बात किया लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करूंगा, 2-4 थप्पड़ दे दूंगा, चुप हो जाएगा। चुप हो जाएगा मतलब उसका तर्क वहीं चला जाएगा सारा, है ना, मतलब शक्ति, मतलब ऐसा होता है जनरली। आप खुद अपने जीवन में व्यवहार करिएगा कि जहां पर आप तर्कों से नहीं जीत पाएंगे वहां आपको गुस्सा आएगा, आप पेशेंस लूज करेंगे, है ना, आप गुस्सा करने लगेंगे, जनरली ऐसा होता है। तो तर्क, डिबेट और गुस्सा दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। तर्क का मतलब ही है लॉजिकल और रैशनल होना, और गुस्से का मतलब ही है कि जहां पर लॉजिक खत्म हो गया है, आपा खो दिए ना, तो तर्कसंगत कहां रहे, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो डेमोक्रेसी जो है वो लो डिबेट और डिस्कशन पे आधारित है, और एक पक्षी जो नीति होती है या एक पार्टी सत्ता में है, डिबेट और डिस्कशन और डिसेंट सुनने का उनको आदत नहीं है, तो वो येन केन प्रकार में अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं जो डिबेट और डिस्कशन से बना हो, जो अनेकांत का दर्शन मूल्यों पे आधारित हो, जो हर तरह से किसी देश के बारे में सोचता हो। आगे चल करके जब देखेंगे, आगे टॉपिक आने वाला ही है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण जाल की कूटनीति। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब देश और गरीब हो जाए, बस उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए। कोई देश आर्थिक संकट में पड़ जाए, उसके पर्यावरण का अवमूल्यन, मतलब पर्यावरण का हास हो जाए, डिग्रेड हो जाए, एयर पॉल्यूट हो जाए, वाटर पॉल्यूट हो जाए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। उसको केवल एक चीज है, उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यहां पर अगला जो पॉइंट है जो भारत चीन के संबंधों में दूरियों को बताता है, वो है भारत चीन आर्थिक संबंध, इंडिया चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। अब यहां पर कुछ आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं बात को। हमारे पास जो आंकड़ा है, देखिए 2020, 2021 और 2022, है ना, खास करके ये इसका एक बड़ा पार्ट तो कोविड में ही निकल गया। कोविड का मतलब है कि बहुत प्रकार के सैंक्शंस रहे या बहुत सारे सामान आ नहीं पाए, तो हमारे पास जो एक पूरा आंकड़ा है जिसमें भारत और चीन के बीच में व्यापार लार्ज स्केल पे हो रहा है, वो 2018 का आंकड़ा है ना, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में जो एनालिसिस है वो 2018 के आंकड़ों पे बेस्ड है, क्योंकि उसके बाद का जो पीरियड है वो कोविड का पीरियड है। 2022 का पूरा आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, तो जब आंकड़ा आ जाएगा तो 2022 के बेसिस पे आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। 2022 में रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, है ना। 2020 तक जो बैन हुआ, बहुत सारे सामान हम नहीं मंगा रहे थे या हमारा सामान चीन नहीं जा रहा था, धीरे धीरे करके पिकअप करेगा ना। तो ऐसी स्थिति में 2019 का एंड, 20-21 का जो पीरियड है उसमें कोई खास देखा जाए तो वो रियल आंकड़ा नहीं है भारत और चीन का, उसमें कमियां रही। तो हमको एनालिसिस करना है तो कोविड से पहले का आंकड़ा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भारत और चीन द्वारा वर्ष 1994 में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब क्या,
MFN का स्टेटस क्या है? WTO में MFN का स्टेटस दिया जाता है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसका मतलब क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है कि दुनिया के जिस देश को हम वरीयता दे रहे हैं, जैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। अमेरिका के साथ मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन को जो हम तरजीह दे रहे हैं, जो फेवर उनको कर रहे हैं, वही फेवर आपको भी करेंगे। अगर उनके ऊपर 10% का टैक्स लगाए हैं तो आपके ऊपर भी 10% का टैक्स लगाएंगे। अगर आप उनके ऊपर किसी प्रोडक्ट पे 12% का टैक्स लगाए हैं तो आप पे भी 12% का ही टैक्स लगाएंगे। आपके साथ अलग व्यवहार नहीं करेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, जो भी हमारे देश के जिनके साथ भी हमारा व्यवहार है, सेम व्यवहार हम आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने का प्रयास करें। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि देश में कोई कंपनी सामान बना रही है, उसके ऊपर 5% का टैक्स ले रहे हैं और आपका सामान एंटर हुआ तो 5% लगाएंगे, 20% भी लगा सकते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन। बाकी की दुनिया के देशों के साथ जो व्यवहार है वही व्यवहार आपके साथ भी करें। ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ कुछ और व्यवहार है और आपके साथ कुछ और व्यवहार करें। दोनों ने एक दूसरे को दर्जा दिया। चीन के साथ $51 बिलियन का व्यापार घाटा बना हुआ है। ये आपके सामने आंकड़ा है 2016, 17, 17, 18, 18, 19। ये जो नीला, ये जो हल्का वाला रंग है, कौन सा रंग है ये? जो भी रंग है, आसमानी है ना। अब ये पॉइंट बता रहा है, ये लाल वाला जो लाइन है ये बता रहा है कि दोनों के बीच में व्यापार कितना है, $61 बिलियन का। इसमें से भारत कितना निर्यात कर पाता है? तो 10 बिलियन है ना। 2016-17 में दोनों के बीच में व्यापार बढ़कर के $76 बिलियन का हो गया। भारत का व्यापार कितना बढ़ा? 13 बिलियन। 2018-19 में $70 बिलियन का सालाना व्यापार रहा। भारत का व्यापार कितना बढ़ा? 16 बिलियन। तो 70 में से 16 हटा दीजिए, बाकी जो है वो चीन का व्यापार, मतलब वो व्यापार घाटा बन गया हमारा, है ना। तो हमारा व्यापार घाटा मतलब अगर देखा जाए तो चीन ज्यादा निर्यात करता है भारत की तुलना में, और अगर चीन अपेक्षाकृत ज्यादा निर्यात कर रहा है भारत को, तो इसका मतलब है कि भारत का बड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स निकल करके चीन की तरफ चला जाता है। क्लियर है? और ऐसी स्थिति में सोच के देखें कि चीन का जो डिफेंस का बजट है उसके बड़े हिस्से को भारत फंड करता है। देखा जाए तो मतलब अगर व्यापार घाटे को देखा जाए तो भारत को मुनाफा कम हो रहा है और चीन को इससे मुनाफा अपेक्षाकृत ज्यादा है। भारत इस स्थिति को परिवर्तन, या भारत चाहता है कि इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए, तो हम इस स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हम इस स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। तो चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा यूएस है। लगभग $125 बिलियन का सालाना व्यापार दोनों के बीच में होता है। उसके बाद चाइना है ना। जबकि भारत चीन के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों देशों में शामिल है ना। हमारे लिए तो दूसरा सबसे बड़ा है और टॉप 10 उसके जो पार्टनर्स हैं उसमें भारत भी शामिल है। तो चीन के लिए भारत क्या हो गया? आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो गया। मतलब चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार हो गया। क्लियर? ये सिचुएशन है। अब यहां पर थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं। यही है सबकी जड़, है ना। देखने में तो लगता है कि पर पावर हंग्री है बहुत बड़ा वाला, है ना। सीट मतलब कुर्सी एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ेगा। कुर्सी मतलब परिवर्तन करा करा के लगातार अपना टेन्योर बढ़ा रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट क्या है। मतलब आर्थिक नीतियों के संदर्भ में समझते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, भारत चीन संबंधों में जो चुनौती है वो क्या है? व्यापार घाटा है ना। एक बात हम लोगों ने समझ लिया, व्यापार घाटा है। अब दूसरा एक और पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा जरूरी पक्ष है ना। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सरकार को क्या करना पड़ा वो भी आप समझिएगा। क्या दुनिया भर से भारत में एफडीआई आ सकता है, इंक्लूडिंग चाइना, है ना। चीन अगर सोचे कि एमआई का मोबाइल भारत में बने तो वेलकम है, आइए बनाइए। भारत में रोजगार का सृजन होगा, निवेश होगा, लोग यहां पर एक्सपर्टीज सीखेंगे, तो हम तो एफडीआई को सपोर्ट करेंगे। तो भारत क्या करेगा? एफडीआई और एफआईआई अगर चाइना से भारत में आना चाहता है तो हम उसको पूर्णतः समर्थन करेंगे कि आप आइए, आकर के भारत में निवेश करिए। अब पॉइंट को समझिएगा कि हुआ क्या। जब
कोविड-19 का क्राइसिस उत्पन्न हुआ 2019 में। कोविड की क्राइसिस जब नजर आने लगी तो दुनिया का शेयर बाजार धड़ाम से गिरा। एक के बाद एक जब दुनिया के देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़े तो आर्थिक संभावनाएं तो कमजोर हो जाएंगी ना। आर्थिक संभावनाएं मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उस देश में कम और कमतर होते चले जाएंगे। तो दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आए। और शेयर खरीदने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जब शेयर के दाम सबसे कम हो। मतलब ये बेसिक बात है। इसका ये मतलब नहीं जाके गूगल करके आज सोचेंगे थोड़ा पैसा है शेयर बाजार में लगा दे, है ना। मतलब पॉइंट जो बताना चाहते हैं वो ये है कि शेयर खरीदने का जो सबसे बेस्ट समय होता है वो तब होता है जब इकोनॉमी थोड़ा डिक्लाइन पे हो, जब प्राइसेस अपेक्षाकृत क्रैश किया हो। चीन ने यही किया। चीन ने भारत के या दुनिया भर के बाजारों में जब दुनिया के शेयर प्राइसेस या दुनिया की कंपनियों के शेयर प्राइसेस कम थे तो चीन सबके शेयर खरीद रहा था बैठ के। क्लियर है? ताकि कम दाम पे ज्यादा शेयर खरीदे। मान लेते हैं कि HDFC बैंक है, उसने अपना FII लॉन्च किया कि मुझे विदेश से निवेशक चाहिए, है ना। और मतलब IPO लॉन्च किया, है ना। मतलब मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूं। तो वैसे में दुनिया के देश उसका शेयर या कोई भी व्यक्ति उसका शेयर खरीद सकता है। तो शेयर खरीद रहे होंगे तो मान लेते हैं कि जब पीक में होगा उसका शेयर तो 200 रुपए पर शेयर है मान लीजिए, तो आप 2 लाख रुपए या मान लीजिए 2000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आप हार्डली कितना 10 शेयर खरीद पाए। लेकिन अगर उसके प्राइसेस धड़ाम से 50 रुपए पे गिर गए, इसका मतलब है कि कम से कम कितना शेयर खरीद पाएंगे? 40 शेयर खरीद लेंगे। क्लियर है? तो चीन ने इंतजार किया और जैसे दुनिया के शेयर प्राइसेस क्रैश किए वैसे उसने शेयर खरीदना ज्यादा शुरू किया। शेयर ज्यादा खरीदने का मतलब है कि कंपनी में आपका प्रभाव अपेक्षाकृत बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता अपेक्षाकृत बढ़ेगी। तो पूरे 2019-20 के पीरियड में चीन ने इसी नीति पे काम किया और लगातार अपने निवेशों को बढ़ाता रहा भारत की कंपनियों में। ये यहाँ पर चाइना का इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, उसमें 6 ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जो किया, टेक्सेंट है, अलीबाबा, MI, है ना, स्टीव व्यू, हिल हाउस, ये सब चाइना की कंपनीज थी। इन सारी कंपनीज ने भारत में निवेश करना लार्ज स्केल पे शुरू किया। स्नैपडील, ओला, पेटीएम, बिग बास्केट, हाइक, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, इन सब में लार्ज स्केल पे खरीदना शुरू किया। और फिर सिर्फ इसी को नहीं खरीदा, इसमें HDFC कहाँ गया? HDFC कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा होगा। ठीक है, लार्ज स्केल पे भारत की कंपनियों को खरीदना शुरू किया। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट धड़ाम से गिरे थे। तो भारत को लगा कि ये एक प्रकार का आर्थिक उपनिवेशवाद है कि आप इन कंपनीज का शेयर खरीद के इनके निर्णय लेने की क्षमता को भविष्य में प्रभावित करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली नवीन FDI की नीति बनाई। देखा कि चाइना बड़ी तेजी से खरीद रहा है, क्लियर है, तो हमने FDI की नीति बनाई कि भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले निवेश स्वचालित मार्ग से न होकर निवेश को भारत सरकार की सहमति के पश्चात ही अनुमति प्रदान होगी। ऑटोमेटिक रूट से वो नहीं आ सकते। कौन सा? जो भारत के साथ स्थल सीमा, क्या लिखा हुआ है? स्थल सीमा। तो पाकिस्तान तो निवेश करेगा नहीं भारत में ज्यादा, है ना, उसकी क्षमता अपेक्षाकृत कम है। तो किसके लिए था? चाइना के लिए था। तो चाइना इसका विरोध करेगा? बोला मेरे लिए बनाए हैं आपके लिए, हाँ, मतलब करिए जो करना है, आप भी अपना बना लीजिए ऐसा कोई कानून देश का। लेकिन हमने ऐसा कानून बना करके डायरेक्ट रूट की जगह गवर्नमेंट रूट के माध्यम, मतलब आपको पूछ करके हम एंट्री देंगे कि चीन से भारत में निवेश होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो एक विवाद दोनों के बीच में जो उत्पन्न हुआ वो ये है, आज भी ये लागू है FDI की नीति। इसको न्यू FDI की पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने एक प्रावधान ऐड कर। इंडिया ने FDI पॉलिसी में चेंज करके अच्छा नहीं किया। ठीक है, प्रभाव बढ़ेगा ना, वो कंपनियां चीन के प्रभाव में आएंगी ना, चीन की नीतियों के अनुरूप कार्य करेंगी। चीन का हस्तक्षेप आपकी आर्थिक या आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज में अपेक्षाकृत बढ़ेगा। कोई कन्वर्टिबिलिटी नहीं, लेकिन नीतियों को प्रभावित करने में चीन की भूमिका होगी। फिर उन कंपनी का निवेश फ्यूचर में कहां होगा, किन देशों में होगा, उनका ग्रोथ क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा उसका एक बड़ा हिस्सा फ्लो कहां करेगा? चीन की तरफ करेगा ना। तो अभी तो केवल आप सामान बेच रहे हैं, निवेश के माध्यम से उसके प्रॉफिट का भी बड़ा हिस्सा कहां फ्लो करेगा? चाइना की तरफ फ्लो करेगा ना। ये भारत के हितों को असुरक्षित करेगा। ऐसी स्थिति में भारत को तो साधना पड़ेगा। तो एक
नहीं, वो तो जो निवेश हुआ हुआ, लेकिन अब फ्यूचर में निवेश बढ़ने की संभावना नहीं। क्लियर है? तो हमने उसको किया, तो चाइना WTO के पास गया, कहा कि भारत उसका उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर WTO ने कहा कि भारत उल्लंघन नहीं कर रहा है, भारत का एक संप्रभु देश है, उसको अधिकार है कि वो अपने देश में अपने अनुरूप वो नीतियां बना सकता है। हमने बना लिया, ठीक है। तो चीन इससे खुश नहीं। अगर चीन इससे खुश होता तो कहता ना कि अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा बना लिए। क्यों इतना तड़फड़ाया हुआ है, ये परेशान इतना क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके आर्थिक हितों को क्षति पहुंची। उसकी जो इंटेंशन था कि सामान बेच के तो कमाएंगे ही, ये जो कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी उसका प्रॉफिट का भी शेयर चीन की तरफ फ्लो करेगा, है ना? वो स्थिति नहीं बन पाई। चलिए, तो कुल मिलाकर के पॉइंट समझ में आ गया। चीन के साथ जो आर्थिक समस्या है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो मूलतः किससे रिलेटेड है? पहला विषय क्या है? पहला विषय है व्यापार घाटा। दोनों देशों के बीच में व्यापार घाटा $50 बिलियन से अपेक्षाकृत ज्यादा है। दूसरा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो नई FDI की नीति बनाई गई है, चीन उसका विरोध करता है और चीन इस मामले को WTO में भी लेकर के गया। तो एक तरह से आर्थिक मामलों में भारत और चीन के बीच में एक नवीन समस्या या FDI को लेकर के भी दोनों के बीच में एक समस्या या विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर आर्थिक संबंधों के में समक्ष चुनौतियां क्या है? तो एक चीन की संरक्षणवादी नीति है। अब चुनौतियों में हमने 2 पॉइंट देखा, अब एक और पॉइंट समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। संरक्षणवादी नीति, अब इस बात को समझने की कोशिश की जाए। चीन ऐसे तो भारत में खूब निर्यात करना चाहता है, लेकिन भारत कहता है कि अपने बाजारों को भी भारत के लिए ओपन करो। तो यहां पर वो कहीं ना कहीं भारत के निवेश के सामने बाधा उत्पन्न करता है। जैसे सेवा सेक्टर, भारत सर्विसेज में सबसे महत्वपूर्ण देश है ना? कि भारत कह रहा है कि सर्विस सेक्टर को आप ओपन करें ताकि भारत वहां पर जाकर के सेवाएं दे पाए, या ऐसे सर्विस इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें। तो चीन भारत के सेवा सेक्टर को अपने देश में एंटर नहीं करने। सेवा जैसे IT इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज, एक पॉइंट। दूसरा, विश्व में भारत किस कहा जाता है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ना, विश्व का क्या है? फार्मेसी है, ऐसा भारत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जेनरिक मेडिसिन, अपेक्षाकृत जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होता है जिसका पेटेंट खत्म हो गया है ना? 20 साल के लिए उसका पेटेंट दिया गया था, वो खत्म हो गया, तो अब कोई भी कंपनी वो प्रोडक्ट बना सकती है। तो भारत जेनरिक मेडिसिन का विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसलिए भारत कह रहा है चीन को कि अपने जो दवा का बाजार है ना, फार्मा का जो बाजार है, उसको भारत के कंपनियों के लिए ओपन करो। लेकिन चीन फार्मा के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सेक्टर में भारत की कंपनियों को एंटर नहीं करने दे रहा है। बहुत प्रकार के रोड़े उत्पन्न करता है। कैसे करता है? अब उसका एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। जब भी कोई एक मेडिसिन होता है तो क्या उसके ट्रायल्स होते होंगे? मेडिकल ट्रायल्स, है ना? शुरुआती दौर में उसके ट्रायल्स, जैसे अभी कैंसर के ड्रग्स के ट्रायल्स चल रहे हैं, आप करंट अफेयर्स में पढ़िएगा कि कैंसर के ड्रग्स के इलाज को लेकर के मतलब ब्रेक थ्रू मिला है। ब्रेक थ्रू ये है कि संभवतः आने वाले समय में जैसे वैक्सीन होते हैं ना, वैसे कैंसर के वैक्सीन मिल सकते हैं। तो उस दिशा में विश्व बढ़ रहा है कि कैंसर के वैक्सीन आने वाले समय में मिल सकते हैं। क्लियर है? वैक्सीन मतलब होगा ही नहीं, ऐसा कोई सेल विकसित ही नहीं होगा जो कैंसर उत्पन्न कर सके। उस दिशा में विश्व बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि अब जो वैक्सीन बनेगा, सपोज करिए कैंसर का, या बन चुका है, या उसके ऊपर क्या होगा, ऐसे लोग खोजे जाएंगे जिसके ऊपर उसका ट्रायल किया जाए। तो स्वेच्छा से वैसे लोगों को आना पड़ेगा कि नहीं? उनके ऊपर ट्रायल्स होंगे, तो जिनको कैंसर होगा वो ऐसे वैक्सीन के ट्रायल में एंटर करेंगे कि शायद बन जाएगा दवा, तो लाखों में खर्च होगा, तो इसी को ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कारगर हो जाए। क्लियर है? तो वैक्सीन ट्रायल या मतलब उसमें मेडिकल ट्रायल्स होंगे, उसमें लोग जो है उसका एंटर करेंगे। अब ये बताएं कि वो दवा जो पहले ही बन चुका है, जो भारत बनाता है, जिसको जेनरिक मेडिसिन कहा गया, क्योंकि 20 साल के लिए पेटेंट था, पेटेंट होने के बाद वो समाप्त हो गया, तो भारत वो दवा बनाता है। तो क्या उस दवा के बनाने के लिए भी मेडिकल ट्रायल होना जरूरी है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी तभी दवा बाजार में आया है जब उसके ट्रायल्स ओवर हो चुके। चीन कहता है कि भारत में जो जेनरिक मेडिसिन बनते हैं वो भारत के लोगों के लिए तो कारगर हैं, लेकिन जो चीन के हैं, जो चाइनीज हैं, वो मूलतः मंगोलियन इथनिसिटी के हैं, और भारत में जो मूलतः लोग हैं वो आर्यन और द्रविडियन इथनिसिटी के हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर तो ये दवाई ज्यादा कारगर होगा, लेकिन मंगोलॉइड्स के ऊपर ये दवाई कितना कारगर होगा,
इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है मीडिया के, मतलब इसके मेडिकल ट्रायल्स नहीं हुए, और नहीं हुआ है तो चीन के बाजारों में हम इसको एंटर नहीं करने दें। ये आधार क्लियर है। अब ये बताएं, हाँ अब इस पॉइंट को कंप्लीट कर लें। अब इसमें चीन का ये तर्क हो गया कि मोंगलॉयड रेस या मोंगलॉयड इथनिसिटी पे इसका ट्रायल नहीं हुआ है। तो भारत में जो मोंगलॉयड इथनिसिटी के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो इथनिसिटी है वो मोंगलॉयड। तो भारत में जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी और नदर्न पार्ट में। तो भारत अपना तर्क देता है, लेकिन चीन इस तर्क के आधार पे, जिसका कोई साउंड आधार नहीं, कोई मतलब व्यवस्थित रूप से तर्क नहीं है, उसके बाद भी इस तर्क के आधार पे भारत के कंपनियों को चीन में एंटर नहीं होने देता। और इस पूरे प्रोसेस में भारत जहां पर मजबूत है, जहां पर भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है, उसकी संभावनाएं चीन में नहीं बन पाती है, जिसके कारण भारत मुख्यतः आयातक हो जाता है और चीन एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो जाता है। ये भारत का, तो चीन की संरक्षणवादी नीतियां एक तरह से अपने इकोनॉमी को संरक्षण दे रहा है, भारत की कंपनियों को तरजीह ज्यादा नहीं दे रहा है। हाँ, ये यहां पर फार्मास्यूटिकल, हाँ आईटी इंडस्ट्रीज, हाँ हो गया है, बोला जाता है लेकिन मानता नहीं है ना। क्लियर है। अब उसका वो संरक्षणवादी नीतियों पे है। वो जैसे हमने एफडीआई की नीति बनाई ना कि अब अगर आपको आना है तो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकते हैं, है ना, आपको परमिशन लेकर के एंटर करना पड़ेगा। तो वैसे उसने भी अपना बना लिया कि मैं उन्हीं कंपनी को, उन्हीं दवाइयों को एंटर करने दूंगा जिनके मेडिकल ट्रायल्स हुए हों। मेडिकल इथिक्स के दायरे में आकर के उसने ये मतलब प्रावधान कर दिया, अब आप करते रहिए, मतलब ये समस्या रहेगा। क्लियर है। तो ये एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जिससे भारत का बाजार या भारत एक निवेश मतलब आयातक के रूप में रिड्यूस हुआ है। बाजार पहुंच तक अभाव। चीन में पहले से ही विद्वान भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा शिकायत की जाती है कि चीन के बाजारों तक उचित पहुंच प्राप्त नहीं, उन्हें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियमों को या उन पॉलिसीज को मानना पड़ता है। भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां हैं कि चीन में जो है लैंड एक्विजिशन एक मेजर इशू है, तो वो भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों का फुटप्रिंट नहीं बढ़ पाता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत द्वारा निरंतर दूसरी बार बीआरआई के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के पश्चात चीन ने विभिन्न तरीकों से भारत को अपने बीआरआई में शामिल करने का प्रयास किया। दबाव बनाता है, भारत के आयात को नहीं बढ़ने देता है, प्रोडक्ट को नहीं आने देगा, लंबे समय तक उसको रोक करके रखेगा, मतलब भारत पे दबाव बनाता है। कुल मिलाकर ये उसकी स्थिति है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अल्टरनेटिव चाइना के पास है कि हमसे नहीं तो कहीं और से आ जाएगा, लेकिन चाइना का अल्टरनेटिव हमारे पास ज्यादा नहीं है कि अगर हम चीन से नहीं मंगाएंगे तो कहीं और से मंगाएंगे, तो हमारा आयात बिल और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये स्थिति है जिसका चीन लगातार बेनिफिट उठा रहा है। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जिसके माध्यम से आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि चीन पे निर्भरता अपेक्षाकृत कम हो, ताकि आयात बिल में अपेक्षाकृत कमी आए। हाँ, मैं यही पॉइंट आपको बोला ना कि भारत क्या संरक्षणवादी नीति अपना सकता है पूर्णतः, तो तभी अपना सकता है ना कि अब अगर हम चीन से नहीं मंगाए तो कहीं और से मंगाए, और कहीं और से मंगाते हैं तो वही प्रोडक्ट अपेक्षाकृत हमको महंगा पड़ता है, तो भारत का आयात बिल और भी बढ़ेगा। अभी तो भुगतान संतुलन मतलब चीन के फेवर में जा रहा है, लेकिन अगर हम कहीं और से मंगाए तो भुगतान संतुलन और भी ज्यादा नेगेटिव होगा, चीन के साथ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे। तो ये संकट है, ये स्थिति है जिसका चीन फायदा उठा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव महंगे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने देश की क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। सोच के देखिए, सोलर पैनल बहुत ही सिंपल सा चीज है, सबसे बड़ा निर्यातक यूएस और चाइना है। सिंपल सा ग्लास है, उसके अंदर ब्लैक कलर के, थिन कलर के सिल्वर के शीट्स लगे हैं, और वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, और वही हीट एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाता है और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा स्टोरेज का मैकेनिज्म है, लेकिन ये भी चीन भारत की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को स्केल करना पड़ेगा। इसके साथ जो जो इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तब तक उसका कॉस्ट कम नहीं होगा।
तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ऐसे सोलर पैनल्स भारत में बन पाए, है ना। शायद पहले बताए थे कि नहीं बताए थे, ये जो कील ठोकते हैं ना दीवार में, उस कील को कहते हैं चाइनीज कील। जो बोले थे ना, बताए थे, नहीं बोले थे, बोले थे चाइनीज कील। कील तक चीन से मंगा रहे हैं। अब ये बताइए कील बनाने में कौन सी तकनीक है? कील लोहे को पिघलाया, उसको एक शेप दिया, बन गया कील। और वो भी, और भारत में चीन की तुलना में ज्यादा अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर है, क्लियर है। उसके बाद भी हम चीन से क्या मंगाते हैं? कील मंगाते हैं। चाइनीज कील नाम है। क्यों? पहले हम लोहे वाली कील बनाते थे, पानी पड़ता था, रस्टिंग हो जाता था। और अभी वो सफेद सफेद एल्युमिनियम जैसे कलर का कील होता है, उसमें रस्टिंग नहीं होता है, मतलब मेटलॉर्जी है। उसके साथ जो भी अलग अलग चीजें मिला दी गई तो उसका इरोजन नहीं, मतलब उसका रस्टिंग नहीं होता है। और रस्टिंग नहीं होता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। छोटा सा काम किया और आज देखिए पूरे देश में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसा कौन सा शहर है जहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा? कितने लार्ज अमाउंट में कील आता होगा भारत में, और कील में कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी मंगा रहे, कील तक मंगा रहे। कहने का ये मतलब है। तो आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना पड़ेगा, क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, और क्वालिटी के साथ साथ प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस पे कार्य करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक चीन का अल्टरनेटिव नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर करता ही है चीन पे, तो समय समय पे इल्जाम लगते हैं, है ना। उसके अधिकतर मोबाइल्स जो है वो एप्पल की कॉपी रहते हैं, एप्पल की कॉपी होता है। एप्पल ने कई सारे फाइल कर रखे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, कि चीन जो है वो पेटेंट्स का वॉल्यूशन करने वाला एक देश है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं वो लगातार इसका पेटेंट का वॉल्यूशन करती हैं। मर्सिडीज या मान लेते हैं BMW का सस्ता वर्जन चाइना में उपलब्ध है। है ना, हर चीज का सेम चीज लेते हैं, सेम वैसा ही बना देते हैं, सेम वैसा ही डिजाइन, और बना करके अपना आनंद में है। 140-50 करोड़ की जनसंख्या है, बड़ा बाजार तो है ही, और बाकी हल्ला करते रहिए बाहर से। BMW फिर भी जाएगा कि चलो कितना भी फोटोकॉपी होता है, कुछ लोग तो खरीदेंगे, इतना बड़ा जनसंख्या है, क्लियर है। प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित बोले थे, राष्ट्रीय हित बोले थे। हम कई बार प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित बोले हैं कि नहीं? 2015 के बाद भारत की नीति क्या है? प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित और प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित में अंतर है ना। अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर व्यवहार नहीं करे, फिर WTO का मेंबर क्यों है? नहीं रहना चाहिए। और WTO का मेंबर है तो ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नियम किसका है? ट्रिप्स का है, मतलब WTO का है। तो WTO से बाहर आ जाए। आप उस संस्था में रहेंगे भी, नियमों पे साइन भी करेंगे और नहीं भी मानेंगे, ये कौन सी नैतिकता है? अब आपका आंसर कर दिए ना कुल मिलाकर के पॉइंट, मतलब जो जो तर्क था उसको समझिए कि येन केन प्रकारेण, मतलब देखिए मीन्स और एंड का डिबेट है। मीन्स इंपॉर्टेंट है या एंड इंपॉर्टेंट है? चीन के लिए एंड इंपॉर्टेंट है, मीन्स महत्वपूर्ण नहीं, क्लियर है। और जितने भी जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल देश होंगे वो अपने हितों को साधेंगे, लेकिन दूसरे के हितों को असुरक्षित करते हुए नहीं। आप ऐसे सोचिए ना कि कोई एक देश है या कोई एक कंपनी है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च पे खर्च किया होगा कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर चीन जैसा व्यवहार सभी करने लगे तो कोई भी रिसर्च करेगा क्या? आराम से सोचें, क्यों रिसर्च? जब कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको मालूम है कि पेटेंट का वॉल्यूशन होना है, तो कोई क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगा? और जब बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च नहीं होंगे, रिसर्च नहीं होंगे, तो क्या ह्यूमन इवोल्यूशन होगा? क्या नवीन प्रोडक्ट या देखने का कोई नया नजरिया विकसित होगा? नहीं होगा। तो नियम आधारित विश्व व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। इन्हीं नियमों का तो उल्लंघन करता है। इसलिए बार बार भारत और अमेरिका जैसे देश क्या कहते हैं? रूल बेस्ड ऑर्डर, नियम आधारित विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। आप नियमों के साथ रहेंगे, नियम पे साइन भी करेंगे और नियमों को नहीं भी मानेंगे, बार बार उसका वॉल्यूशन करेंगे, क्यों? अपने हितों की रक्षा करने के लिए। तो हर देश तो ऐसा ही कर सकता है, और हर देश ऐसा करेगा तो फिर इनोवेशन कहाँ होगा? R&D कहाँ होगा? ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ना नया इनोवेशन होगा। हर कोई एक दूसरे का फोटो कॉपी करेगा और उसको आगे बढ़ाता रहेगा। तो कोई क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च पे खर्च करेगा जब उसको मालूम होगा कि मैं रिसर्च करूंगा और मेरे इस प्रोडक्ट को कोई और उससे सस्ते दाम पे फोटो कॉपी करके बेच देगा? तो इनोवेशन ही नहीं होगा, ह्यूमन इवोल्यूशन रुक जाएगा। तो चीन येन केन प्रकारेण
मतलब ऊपर बढ़ना चाहता है, आगे आना चाहता है। थोड़ा और देख लेते हैं आगे की राह क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा आर्थिक आयामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आर्थिक रूप से तो चीन की नीतियां जो हैं वो भारत के हितों को असुरक्षित कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा चीन वस्तुओं और सेवाओं के लिए भावी बाजार उपलब्ध करने के साथ साथ वृहत निवेश के स्रोत को प्रदान करने की व्यापक रणनीति होनी चाहिए। मतलब वस्तुओं और सेवाओं के लिए भावी बाजार, है ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके लिए हमको एक भावी बाजार सोचना पड़ेगा अगर चीन एंटर नहीं करने दे रहा है, ताकि भारत अपने निर्यात को बढ़ा सके ना, ताकि उसका भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो गड़बड़ ना हो। तो हमको नए बाजार खोजने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या भारत में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भारत के प्रोडक्टिव क्षमताओं या प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, हम अपने उत्पादन की क्षमता की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सके। औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने की योजना बनाना जरूरी है ना। भारत चीन आर्थिक संबंध दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो सकता है, विशेष रूप से देखते हुए कि भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है। तो हम चीन को कहें कि आप भारत में निवेश करो, है ना, ये चीन की कंपनियों को अट्रैक्ट करें कि भारत एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सेंटर के रूप में इमर्ज हो रहा है। तो चीन से आयात करने की जगह क्यों ना हम चीन के उन प्रोडक्ट्स को भारत में बनाना शुरू करें। मेक इन इंडिया, है ना, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में डिफरेंस है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि दुनिया भर की कंपनियों को कहें कि आप भारत में आए और भारत में बनाएं। मेड इन इंडिया का मतलब है मूलतः भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाया जाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, ताकि दुनिया भर के निवेशों को भारत में लाया जा सके और भारत के औद्योगिक क्षमताओं को अपेक्षाकृत बढ़ा पाए। अगर आपको अपने स्किल को बढ़ाना है तो दुनिया भर की कंपनीज जब भारत में आएंगी और भारत में जब कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जैसे बेंगलोर में एप्पल का प्लांट है, तो एप्पल के प्लांट में जो एप्पल का मोबाइल बन रहा है वो बनाने वाले कौन होंगे, इंडियन इंजीनियर्स होंगे। जो उसके मतलब लगातार जो रख रखाव या उसको पूरा देख रहे होंगे कौन से होंगे, इंडियन इंजीनियर्स। तो इंडिया के जो आईटी के प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स होंगे सॉफ्टवेयर्स के, वो लगातार उनको एक नई तकनीक पे एक्सपोजर मिला कि नहीं, नई चीजों को समझ रहे हैं। एप्पल का अगर दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल्स बना रहा है और उसके बेस्ट मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस हैं, तो कैसे इतनी बड़ी कंपनी ग्लोबल लेवल की रन हो रही है, इसके मैनेजमेंट के बारे में भी तो हमारी समझ बढ़ेगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बड़ी कंपनी हम में से ही कोई आगे बढ़ करके बनाए। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं कि अगर मेक इन इंडिया यानी कि भारत में अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो भारत का स्किल एनहेंसमेंट भी होगा और भविष्य में भारत बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी सीखेगा, यानी कि भविष्य में भारत में इनोवेशन की बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न होगी। ये पॉइंट है यहाँ पर। भारतीय फर्मों में चीन द्वारा किया गया निवेश उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिक आवश्यक पूंजी प्रदान करता है, जबकि चीन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भारत को तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त है ना, तकनीकी कौशल प्राप्त है, उसमें हमको एंटर नहीं करने देता है। तो हमको क्या करना चाहिए, चीन को फोकस करना चाहिए कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी, लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, है ना, ऐसी या इन सब चीजों में अगर हम ज्यादा बेहतर हैं तो भारत का निवेश चीन में इन सारे सेक्टर्स में होना चाहिए। चीन पे हम इसको लेकर के दबाव बनाए। व्यापार असंतुलन, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे और प्रतिबंधात्मक विनिकरण के लिए भू राजनीतिक परिस्थितियां भारत को चीन के विरुद्ध निरंतर हतोत्साहित करती रहेंगी, जो भारत के लिए आर्थिक अवसरों को प्रभावित कर सकती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि व्यापार संतुलन को लेकर के अगर विवाद बना रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत के हित असुरक्षित होंगे। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको लगातार चीन के साथ वार्ता करना चाहिए। क्लियर है। मतलब हम उसको साधें, उसको काउंटर करें, उस सब रणनीतियों पे चर्चा करें, लेकिन वार्ता लगातार करते रहे। दोनों देशों के लिए आवश्यक है वो परस्पर विश्वास और अनुकूल परिवेश का निर्माण करें, ताकि सहयोग हो सके और उस पर चर्चाएं हो सके। तो आप बताइए कि नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए हमको अल्टरनेटिव पे काम करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ भी वार्ता करनी जरूरी। तो इन दोनों पक्षों के साथ अपनी बात को रख दें। ठीक है। चलिए 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, या 15-20 मिनट और पढ़ा के, हाँ 15-20 मिनट पढ़ा करके फिर छुट्टी। 2 आंसर लिखना है ना, तो इसलिए कह रहे हैं 15-20 मिनट पढ़ लीजिए, फिर 2 आंसर लिखेंगे। चलिए 10 मिनट का ब्रेक।
63240 6333340 ये कोड हो गया। हाँ, इसमें 42 है। 63342, ठीक है, ये कोड हो गया। देखिए जो पहला सवाल है ना ऊपर, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यूपीएससी ने पहले इससे पूछा है, मतलब इससे पहले पूछा है। क्लियर है, समझ बनी है ना सीपीसी की। सवाल है, पढ़ते हैं एक बार, है ना, उसको देखिए। आज ही चर्चा किए हैं, कंटेंट है आपके पास, थोड़ा सा एक बार देख करके कोशिश करिए उसको एनालाइज करने की। सवाल है, सीपीसी को चीन की एक बड़ी ओबीआर पहल के रूप में, पहल के एक उपघटक के रूप में देखा जाता है। क्लियर है, सीपीसी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो संक्षिप्त विवरण दीजिए कि सीपीसी क्या है, क्या चाइना के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इस पे उसके उदाहरण भी आपके पास है, और उन कारणों का उल्लेख करिए जिनकी वजह से भारत ने खुद को दूर किया है। तो क्या भारत को ओबीआर का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, है ना। तो भारत ने अपने आप को दूर किया है, तो रणनीति मतलब का तर्क क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मालूम है ना, है ना। तो उस संदर्भ में आप बताएं कि भारत क्यों इसका हिस्सा नहीं बना है, तो उसके अपने तर्क बताएं। हो गया, ये पहला कर सकते हैं। तो सवाल के कितने हिस्से हैं? पहला वाला जो सवाल है उसके कितने हिस्से हैं, क्या लग रहा है? मुख्यतः देखा जाए तो पहला वाला तो एक स्टेटमेंट है कि सीपीसी को ओबीआर के एक मुख्य उपघटक के रूप में देखा जाता है। क्लियर है, एक है ये, तो एक स्टेटमेंट हो गया। आपसे जानना चाहता है संक्षिप्त विवरण दीजिए, और दूसरा उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से भारत ने खुद को इससे दूर किया है। सवाल के मुख्यतः अगर ध्यान से पढ़ें तो दो मुद्दे नजर आ रहे हैं, और पहला वाला तो एक स्टेटमेंट है कि क्या मुख्य उपघटक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि कैसे एक मुख्य उपघटक है। चीन और पाकिस्तान के बीच में लगातार सहयोग है, और आपके पास खूब सारे उदाहरण दे सकते हैं, और इन दो तर्कों के बारे में बताएं। सवाल का दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरा सवाल देखें तो ये सवाल आया नहीं है, आने की संभावना है। अगर विवाद बढ़ता है तो सवाल आ सकता है। तो सवाल क्या है, भारत चीन संबंधों में जल विवाद एक महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष है। जनरली देखिए किताबों में ना जल विवाद में खाली 2-4 लाइन लिखा होता है, तो उसका एनालिसिस नहीं होता है, और एनालिसिस नहीं होगा तो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि यार मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, और आपके पास तो जल विवाद में अच्छा खासा कंटेंट है ना। तो यहाँ पर सवाल है कि भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष है। नदी जल से संबंधित वे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय बने हुए हैं, और समाधानात्मक विश्लेषण करें। सवाल के कितने हिस्से हैं? आराम से पढ़िए और बताइए, क्योंकि जो लिखेंगे ना उससे पहले क्या लिखना है ये जरूरी है ना सोचना। भारत चीन संबंधों में जल विवाद एक महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष है, सहमत हैं इस बात से? तो इंट्रोडक्शन में इस बात के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा। नदी जल से संबंधित कौन से मुख्य मुद्दे हैं, यानी कि मुख्य मुद्दे दोनों के बीच में क्या है ना। और कह रहा है मुख्य मुद्दे जो दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय बने हुए, तो वो इश्यूज क्या है विवाद का, और दूसरा समाधान या दीजिए समाधानात्मक, है ना, कि आपको सॉल्यूशन देना है कि क्या समाधान हो सकता है। तो चुनौतियां देने हैं, चुनौतियों के बाद आपको मतलब आपको बताना है कि नदी जल विवाद क्या है। नदी जल विवाद क्या है तो आपको बताएंगे कि क्या चीन सहयोग कर रहा है जल विवाद में, तो सीमित सहयोग कर रहा है, डेटा शेयरिंग कर रहा है। कौन से? 2 नदियों का, है ना, सतलज और ब्रह्मपुत्र का। और सीमित का मतलब है कि सीमित पीरियड के लिए, जून से लेकर के सितंबर। ये विवाद का विषय कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करना है, और उसके बाद इसका समाधान क्या हो सकता है। तो ध्यान है आपको हिमालयन चार्टर, है ना, सहयोग करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग जगह पे। भारत को चीन के मॉडल की जगह अपनी मॉडल को विश्व भर में ज्यादा प्रोजेक्ट करके बताना पड़ेगा कि भारत का जो नदी का जो सहयोग है अन्य देशों के साथ वो ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? तो वैसे कुछ समाधान बताइए कि क्या क्या समाधान हो सकता है जिसके माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो सवाल के मुख्यतः 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मुख्य मुद्दों के बारे में, मतलब जो चुनौतियां हैं दोनों के बीच में, और दूसरा समाधान के बारे में चर्चा। क्लियर है? इसको लिखिए। आज 15-15 मिनट है दोनों आप लोगों के पास, 15-15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट एक आंसर के लिए, 15 मिनट दूसरे आंसर के लिए। पहला वाला सवाल,
हाँ उसके बाद छुट्टी। नहीं आज ये लिखिए पहले, ये वाला जो आप लिखेंगे ना सीपीसी वाला, ठीक है ना, एक बार मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। ये जो आप आंसर लिखेंगे मैं ये देखना चाहता हूं, देखिए देखना चाहता हूं का मतलब है इवॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब एक समझदारी बन रही कि नहीं। घबराइएगा नहीं, सभी लोग लिखिएगा, जितना आता हो जैसा भी है लिखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर क्या सोचेंगे, है ना, ये सोचिएगा कि शायद लिखें तो सर कुछ इनपुट दे दें उस पे, है ना, कुछ उस पे चर्चा कर लें आपके साथ थोड़ा बहुत ऐसा। तो संभावनाओं को खत्म मत करिएगा, लिखिएगा जितना आता हो, है ना, ताकि एक बार मैं इसको देख लूं, मतलब एक बार इसको समझने की कोशिश करूं। ठीक है, चलिए अच्छे से लिखिए, ऑल द बेस्ट। एक दिन 4 आंसर लिखेंगे, ठीक है, 15-15 मिनट करके 1 घंटा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।